और आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टडी करने वाले हैं। मेन पॉइंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में कहां से सवाल बन सकते हैं हम देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक के रिसोर्सेस क्या होते हैं, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान, योर सोशल साइंस फैकल्टी। वेलकम टू मोशन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक क्लास 10th बोर्ड के लिए एक फास्टैग सीरीज चला रखी है और आज हम फास्टैग सीरीज के अंदर क्लास 10th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टडी करने वाले हैं, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, जिसे हम वन शॉट में लेने की कोशिश करेंगे। मेन पॉइंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में कहां से सवाल बन सकते हैं, कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, वो हम बीच बीच में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर होने वाला है, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर के अंदर वन शॉट में हम वो सारी चीज़ें कवर कर लें जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बच्चों कि चैप्टर का नाम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। क्या है रिसोर्सेस, क्या होते हैं? बेसिक इंट्रोडक्शन अगर हम समझें तो रिसोर्स हर वो चीज जो ह्यूमन बीइंग की नीड को सेटिस्फाई करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेस कहते हैं। एंड डेवलपमेंट, देखिए डेवलपमेंट यानी कि विकास। देखिए ध्यान रखना, डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच में डिफरेंस होता है, ठीक है। डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच में क्या डिफरेंस है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फिलहाल हम बात करेंगे रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट के बारे में। क्या है रिसोर्सेस सर? रिसोर्सेस है कि हर वो चीज या हर वो थिंग जो कि ह्यूमन बीइंग की नीड को सेटिस्फाई करती है उसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। क्या सिर्फ यही डेफिनेशन है रिसोर्स की, ऐसे थोड़ा और एलाबोरेट कर सकते हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे। एंड डेवलपमेंट यानी कि रिसोर्सेस किस तरीके से एक कंट्री के या एक नेशन के डेवलपमेंट में किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो सारी की सारी चीजें आज हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपके सारे डाउट्स इस चैप्टर के जरिए क्लियर हो जाए। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आज हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक जो हम इस चैप्टर के अंदर हमारा पढ़ेंगे वो क्या है बच्चों, वो है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस या व्हाट इज रिसोर्सेस, है ना। हम देखेंगे सबसे पहला टॉपिक जो हमारा वो ये रहेगा कि रिसोर्सेस क्या होते हैं और रिसोर्सेस का क्लासिफिकेशन क्या है, यानी कि रिसोर्सेस किस किस आधार पर या किस किस बेस पर उसको डिवाइड किया जा सकता है। सेकंड टॉपिक हम हमारा पढ़ेंगे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेस, कि रिसोर्सेस का डेवलपमेंट किस तरीके से किया जा सकता है। और जाहिर से बात है किसी चीज का डेवलपमेंट करने के लिए हमें प्लानिंग की नीड होती है, तो रिसोर्सेस को डेवलप करने के लिए क्या प्लानिंग होती है, कैसे वो प्लानिंग की जाती है, वो हम इस सेकंड टॉपिक के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। और थर्ड टॉपिक जो हमारे चैप्टर का होने वाला है वो है लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेस, यानी कि हम लैंड रिसोर्सेस और सॉइल रिसोर्सेस के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि लैंड रिसोर्सेस क्या होते हैं, उनका यूटिलाइजेशन कैसे होता है, लैंड यूजिंग पैटर्न क्या है इंडिया के अंदर। हम सॉइल रिसोर्सेस देखेंगे, सॉइल क्या होती है और किस किस तरीके की सॉइल इंडिया के अंदर या कितने टाइप्स ऑफ सॉइल जो है वो इंडिया के अंदर मिलती है, क्या उसका एक हम ये कह सकते हैं कि उसका क्या एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, किस तरह की वहां पे हम क्रॉप कल्टीवेट कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम इस थर्ड टॉपिक के अंदर यानी कि लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेस के अंदर पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। तो ये तीन टॉपिक हमारा बेस रहेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस के रिसोर्सेस कितने टाइप्स के होते हैं, डेवलपमेंट एंड प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेस के रिसोर्सेस की प्लानिंग और डेवलपमेंट किस तरीके से की जा सकती है, और लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेस जो है वो हम थर्ड टॉपिक यानी कि हमारे थर्ड टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के बच्चों कि वो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। देखिए वन शॉट हम लेक्चर ले रहे हैं तो थोड़ा इस लेक्चर को हम फास्ट लेके चलेंगे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीजें हैं, जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, उनको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने की यहाँ पे कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं हम हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, व्हाट इज रिसोर्स। रिसोर्स आखिर होता क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी बच्चों कि हर वो चीज जो ह्यूमन बीइंग की नीड को सेटिस्फाई करती है वो क्या कहलाती है, रिसोर्स कहलाती है। ह्यूमन बीइंग जैसे कि मैं हूं और आप हैं, आप भी क्या है, एक रिसोर्स है, ह्यूमन कैपिटल जिसे हम कहते हैं, जो आप इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं, है ना, लैंड लेबर कैपिटल, है ना, ह्यूमन कैपिटल आता है, वो आप इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो ह्यूमन बीइंग भी क्या है, एक रिसोर्स है, क्योंकि वो कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करने में भी कहीं ना कहीं बेनिफिट या हम कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो समझते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स इफ, यहां पे एक शब्द आया है इफ,
ये इफ इंपॉर्टेंट है। हर वो चीज जो ह्यूमन बीइंग की नीड को अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट कैन बी टर्न्ड एज रिसोर्स, इट इज यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। इसमें क्या लिखा हुआ है कि हर वो चीज रिसोर्स कहलाएगी या हर उस चीज को रिसोर्स कहते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग की क्या करती है बच्चों, नीड को सेटिस्फाई करती है। क्या सिर्फ डेफिनेशन इतनी ही है? नहीं, उसके आगे भी हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। हर वो चीज जो ह्यूमन बीइंग की नीड को सेटिस्फाई करे, साथ के साथ वो रिसोर्स कैसा होना चाहिए बच्चों, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। देखिए रिसोर्स जो होते हैं ना बच्चों, वो हमें और फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि कच्चे रूप में मिलते हैं, धातु के रूप में मिलते हैं। टेक्नोलॉजी से उसे यूज करने लायक बनाया जाता है। बिना टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेज किसी काम के नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, आज जमीन के अंदर हमें आयरन ओर मिलता है, यानी कि आयरन का कच्चा रूप मिलता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के जरिए हम उसे कन्वर्ट करते हैं और बिल्डिंग्स के अंदर और अदर चीजों के अंदर इस्तेमाल उसका किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हर वो चीज जो ह्यूमन बीइंग के नीड को सेटिस्फाई करे, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना हम उसे यूज करने के कैपेबल नहीं बन सकते। दूसरा क्या है, इकोनॉमिकली फीजिबल। जो रिसोर्स है जो ह्यूमन बीइंग की नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, वो इकोनॉमिकली फीजिबल भी होना चाहिए। जैसे कहावत है ना, खोदा पाड़ और निकली चुईया, तो वो वाली बात नहीं है। अगर आप किसी मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने में 1 लाख रुपए का खर्चा कर रहे हैं और उससे बदले में रिटर्न मिल रहा है सिर्फ 5,000 रुपए, तो ये तो नुकसान वाला सौदा हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो रिसोर्स आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, उस पर हम जितना टेक्नोलॉजी पे पैसा खर्च कर रहे हैं, उतना इकोनॉमिकली फीजिबल वो रिसोर्स होगा या नहीं होगा, उतना रिटर्न वो दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो भी रिसोर्स की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होता है कि इकोनॉमिकली फीजिबल वो होना चाहिए, यानी कि कंट्री की ग्रोथ में या कंट्री की जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में किसी ना किसी तरीके से वो रिसोर्स एक तरीके से क्या कर रहा हो, वहां पे कंट्रीब्यूशन कर रहा हो। और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि रिसोर्स वो जो कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी कि सोसाइटी के जरिए उस रिसोर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। वो सोसाइटी को किसी तरीके से, मतलब सोसाइटी उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करे, कल्चरली एक्सेप्टेबल वो होना चाहिए। तो अब हम समझेंगे रिसोर्स की डेफिनेशन। रिसोर्स वो जो ह्यूमन बीइंग की नीड को सेटिस्फाई करता है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल भी होना चाहिए, यानी कंट्री की इकोनॉमी में ग्रो भी करे, साथ के साथ कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, यानी कि सोसाइटी उसे एक्सेप्ट भी करे। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम रिसोर्स कह सकते हैं। तो ये तीनों चीजें जो है आपको स्टार याद रखना है, इसको ध्यान रखना है। इसके बिना रिसोर्स की डेफिनेशन आपकी कंप्लीट नहीं होने वाली है। रिसोर्स हर वो चीज जो ह्यूमन बीइंग की नीड को सेटिस्फाई करता है, जो कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, इकोनॉमिकली फीजिबल है और कल्चरली एक्सेप्टेबल है। और याद रखना है, ह्यूमन बीइंग भी अपने आप में एक रिसोर्स होता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग भी क्या करता है, कंट्री की इकोनॉमी में किसी न किसी तरीके से कंट्रीब्यूशन करता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि रिसोर्स की डेफिनेशन क्या होती है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि रिसोर्सेस का क्लासिफिकेशन, के रिसोर्सेस कितने टाइप्स के होते हैं या रिसोर्सेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। के रिसोर्सेस को देखिए, अगर मोटा मोटा अगर आप समझोगे तो रिसोर्सेस को 4 बेसिस पे डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और एक लास्ट हमारा रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। देखिए 4 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। चारों को अभी तफसीर से हम समझने की कोशिश करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन यानी कि किसी रिसोर्स की उत्पत्ति कहां से हुई है, किस बेस से हुई है, वो हम समझेंगे। इसमें 2 पार्ट्स आएंगे बच्चों, एक बायोटिक रिसोर्सेस आएगा और एक अबायोटिक रिसोर्स आएगा। सर ये क्या होते हैं, अभी हम देख लेंगे। अभी सिर्फ आपको क्लासिफिकेशन समझना है कि रिसोर्स का क्लासिफिकेशन, जो रिसोर्सेस का क्लासिफिकेशन है वो 4 बेसिस पे डिवाइड किया गया है। पहला जो बेसिस है वो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, ओरिजिन कहां से हुआ है, ठीक है, उत्पत्ति कहां से हुई है। 2 टाइप्स आएंगे इसमें, 2 टाइप्स आर देयर, बायोटिक रिसोर्सेस एंड अबायोटिक रिसोर्सेस। ये साइंस में भी आप पढ़ते हैं और एसएसटी में भी पढ़ रहे हैं। दूसरा आप देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, कि ये रिन्यूएबल है या नहीं है, इनका जीवन कितना है। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इनका जीवन कितना है। इसमें भी 2 टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिन्हें रिन्यू किया जा सकता है, दोबारा बनाया जा सकता है, और सेकंड वन इज नॉन रिन्यूएबल, जिन्हें दोबारा रिन्यू नहीं किया जा सकता है। हाँ, इनको रिसाइकल किया जा सकता होगा, इनको यूज किया जा सकता होगा, लेकिन दोबारा बनाया नहीं जा सकता है। यह सालों मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इन रिसोर्सेज के दोबारा फॉर्मेशन होने में। तो ये सेकंड टाइप हमारा रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज का, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब है कितना किसी रिसोर्स का जीवन काल होता है। तीसरा हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक, ओनर कौन है किस रिसोर्स का, उसको कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। तो उसको 4 टाइप में डिवाइड किया गया है बेटा। वो 4 टाइप हम समझेंगे। एक है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, सेकंड है हमारा
कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, थर्ड है हमारा नेशनल रिसोर्सेज और फोर्थ है हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज। सर ये क्या होते हैं अभी समझेंगे, एक एक को डिस्क्रिप्शन में समझेंगे। अभी सिर्फ एक चार्ट आपके सामने रखा गया है कि ओनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। तो एक इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। ओरिजिन के हिसाब से दो पार्ट है, बायोटिक, अबायोटिक। एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से दो टाइप से, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। ओनरशिप के हिसाब से चार टाइप हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से भी देखा जाए तो इसमें भी लगभग चार पार्ट होते हैं। वैसे तो तीन होते हैं लेकिन एक स्टॉक का सबसेट होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट कि किसी रिसोर्सेज का डेवलप होने का क्या स्टेटस है अभी समझेंगे। तो इसमें कौन कौन से, इसमें भी चार रिसोर्सेज आते हैं बच्चों, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व्स। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सिर्फ एक टेबल है, यहाँ से 1 मार्क में भी सवाल बन सकता है, 3 मार्क्स में भी सवाल बन सकता है और 6 मार्क्स में भी सवाल बन सकता है। 1 मार्क्स का मैंने दे दिया है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पे क्या क्या है, एग्जिस्टिबिलिटी, ओनरशिप, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब एक एक बेसिस को हम तफसीर से समझने की कोशिश करेंगे कि सबकी डेफिनेशंस क्या है और सबका मतलब क्या निकल के आता है। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा ए वाला, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। जैसा कि हमने बात करी थी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो ए वाला जो टॉपिक है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, उत्पत्ति। किसी रिसोर्स की उत्पत्ति कहां से हुई है या ओरिजिन के बेस पे उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज बायोटिक रिसोर्सेज। सर व्हाट डू यू मीन बाय बायोटिक रिसोर्सेज? बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं बेटा जिनके अंदर जान होती है, यानी कि लिविंग थिंग्स होते हैं, एंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर। बायोस्फीयर आपको पता है कैसे बनता है बेटा, लिथोस्फीयर प्लस हाइड्रोस्फीयर प्लस एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू बायोस्फीयर। यानी कि बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैव लाइफ, जिनके अंदर क्या होती है, लाइफ होते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, उनके अंदर जान होती है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, फिशरीज, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा। ये देखिए आई एम ग्रूट वाला यहाँ पे ग्रूट भी बना हुआ है, ये ह्यूमन बीइंग है, प्लांट है, ये हमारा बाघ चल रहा है ना, व्हाइट टाइगर जैसा कुछ दिख रहा है ये, तो ये सब क्या है, लिविंग थिंग्स है, इनके अंदर जान होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज। शॉर्ट में लेके आए हैं सारी की सारी चीजें, चाहे तो आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं बच्चों, जो बायोस्फीयर से ऑब्टेन किए जाते हैं, लिविंग थिंग्स होती है, यानी कि हैव लाइफ, इनके अंदर जान होती है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, आई एम ग्रूट वाला प्लांट्स, और ये हमारा हो गया एनिमल, जिनके अंदर जान होती है वो बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा कौन सा, अबायोटिक रिसोर्सेज, जिनके अंदर कोई जान नहीं होती है। देख लिए क्या लिखा हुआ है, कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि ऐसी चीजें या ऐसे रिसोर्सेज जिनके अंदर कोई जान नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, अबायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल रॉक्स एंड मेटल्स। दिख रहे हैं बेटा आपको, ये मेटल्स दिख रहे हैं, गोल्ड है, सिल्वर है दिख रहा है आपको, ये रॉक्स दिख रहे हैं, अलग अलग तरीके के पत्थर दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, जिनके अंदर जान नहीं होती है, वो अबायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो पहला बेसिस हमारा क्लियर हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है रिसोर्सेज को। फर्स्ट वन इज बायोटिक रिसोर्सेज, जो लिविंग थिंग्स है, जो बायोस्फीयर से ऑब्टेन्ड होते हैं, और अबायोटिक रिसोर्सेज हमारे वो होते हैं जिनके अंदर कोई जान नहीं होती है। फॉर एग्जांपल नॉन लिविंग थिंग्स हम कह सकते हैं जैसे कि हमारे रॉक, मेटल्स, ETC, यानी कि हम कह सकते हैं एटसेट्रा। आई होप आपको बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज समझ में आ गए होंगे। सेकंड हम समझेंगे बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, कि किसी रिसोर्सेज का जीवन कितना होता है। तो सेकंड टॉपिक हमारा क्या है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। चलिए समझने की हम कोशिश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। इसमें भी 2 पार्ट्स हमने बात करी थी, फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड द सेकंड वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल यानी कि रिन्यू किया जा सकता है, दोबारा बनाया जा सकता है, नाम से ही सब क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, रिन्यू, दोबारा रिन्यू किया जा सकता है, या रिप्रोड्यूस, दोबारा बनाया जा सकता है बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी, जो सन से हमें रेडिएशंस मिलती है, सोलर विंड एनर्जी। जैसलमेर में अगर आप राजस्थान के वेस्टर्न साइड में जाओगे, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर के एक बॉर्डर पे एक जगह है भड़ला नाम से, ठीक है, वर्ल्ड के मैप पे उसने एक अलग ही अपना नाम बनाया है, एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट वहां पे सेटअप किया गया है, भड़ला नाम से एक जगह है, जोधपुर जैसलमेर बॉर्डर पे, क्योंकि वहां पे थार डेजर्ट आता है पूरा हमारा, और वहां पे विंड एनर्जी, और हम ये कह सकते हैं कि विंड, वहां पे बड़ी बड़ी आपको ना वो देखने, विंड मिल देखने को मिल जाएगी। मैं भी थोड़े टाइम पहले घूम के आया था जैसलमेर, तो मैंने देखा था वहां, मैंने पैरासेलिंग भी करी थी, तो उसमें काफी सारी मेरे को विंड मिल देखने को मिली, तो वहां काफी ज्यादा स्कोप है विंड एनर्जी का।
ठीक है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं बच्चों? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोस रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल सोलर और विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये सारे के सारे क्या है बेटा? रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अब ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट रिन्यूएबल रिसोर्सेज है तो इनको हम काट देंगे, नहीं, इनको काटना भी जरूरी नहीं है। इनको काट दोगे तो इनको बनने में 8 से 10 साल लग जाएंगे। इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए भी ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट को हम पूरा काट के रख देंगे। उस पर हम बात करेंगे किस तरीके से फॉरेस्ट इकोलॉजिकल बैलेंस आगे बनाते हैं। तो ये था हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसके एग्जांपल आपको देखने को मिल रहे हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाला, ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें दोबारा रिन्यू या रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। और सेकंड हमारा रहेगा इसका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जिन्हें दोबारा रिन्यू नहीं किया जा सकता या मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाएंगे इनके दोबारा रिन्यू होने में, इसलिए इन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। हाँ, रिसाइकल किया जा सकता है, जैसे गोल्ड है, गोल्ड एक क्या है? गोल्ड है, उसको आप रिसाइकल कर सकते हो, उसको अभी अंगूठी बना ली, कुछ चेन वगैरह बना लिया, उसको रिसाइकल कर सकते हो, लेकिन दोबारा उसको नहीं बना सकते हो। और नॉन रिसाइकलेबल जैसे फॉसिल फ्यूल, जैसे हमारा पेट्रोल हो गया, हमारा डीजल हो गया, ये नॉन रिसाइकलेबल होते हैं। जैसे गाड़ी में आपने पेट्रोल डलाया और वो इंजन से धुआं बन के निकल जाता है, तो उसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज बेचा जो रिन्यू नहीं हो सकते। हाँ, रिसाइकल और नॉन रिसाइकलेबल दोनों है इसमें। रिसाइकल वो जैसे आपके मेटल्स वगैरह रिसाइकलेबल हो सकते हैं, लेकिन जो फॉसिल फ्यूल्स है वो नॉन रिसाइकलेबल हो सकते हैं, वो एक बार खत्म हो गए तो हो गए, उन्हें फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचाने की भी बहुत जरूरत हमें पड़ती है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को फॉर्मेशन बनने में, दोबारा फॉर्म होने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, इसलिए इन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मेटल्स, नेचुरल गैस और ऑयल, हमारा जैसे हमारा पेट्रोल, डीजल वगैरह, सारी की सारी चीजें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आ जाती है। आई होप आपको दोनों ही टॉपिक समझ में आए होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक अबायोटिक, और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी, जिसे हम कहते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हम तीसरा देखेंगे टॉपिक जो है हमारा, वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, के मालिकाना हक के बेस पर रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमने कितने पढ़े थे बेटा? 4 टाइप्स के हमने पढ़े थे, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। नाम से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देख रहे हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल का जो खुद का रिसोर्स है, उससे हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहते हैं। देखिए, दीज और ऑल्सो ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, यानी कि किसी ने कोई प्राइवेट चीज खरीद रखी है, जैसे बहुत से लोगों के घर में प्राइवेट जिम होता है, तो वो एक तरीके से इंडिविजुअल रिसोर्स है। घरों में लोगों के एक स्विमिंग पूल होता है, प्राइवेट स्विमिंग पूल, वो एक इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। लेकिन एक होता है जो कम्युनिटी यूज करती है, जैसे पब्लिक पार्क हो गए, है ना, एक पब्लिक जिम हो जाता है ना। देखा आपने, ओपन जिम होते हैं आजकल, गवर्नमेंट सेटअप करके देती है, बीच में एक बहुत सारे सोसाइटी रहती है, उसके बीच में क्या होता है, पार्क होता है, और उसमें एक ओपन जिम लगा हुआ होता है, जिसमें काफी सारे लोग एक्सरसाइज करते रहते हैं, वो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज हो जाते हैं। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा या जरिए ओन किए गए हों, और उसका फायदा सिर्फ वही इंडिविजुअल ले सकता है, उसे हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, देखिए क्या लिखा है, कम्युनिटी जिस पे ओन करती है, यानी कि कम्युनिटी यूज कर सकती है, पूरी सोसाइटी यूज कर सकती है। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। जैसे गांव के अंदर हमारे कुआं है पानी भरने वाला, या हेडपंप हो जाता है, या शहरों के अंदर आप पार्क देखोगे, ओपन जिम वगैरह देखोगे, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड है, बुरियल ग्राउंड है, विलेज पॉन्ड है, पब्लिक पार्क है, पिकनिक स्पॉट्स है, प्ले ग्राउंड इन अर्बन एरियाज एंड ऑल द पीपल लिविंग देयर। यानी कि जो एक कम्युनिटी के जरिए यूज किया जाता है, एक ऐसा रिसोर्सेज कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज कहा जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट के जरिए सेटअप किया गया आपका ओपन जिम हम कह सकते हैं, जो आसपास की जो नगर निगम वगैरह सेटअप करती है, या हम कह सकते हैं कि जो पार्क वगैरह होते हैं, या विलेज के जो पॉन्ड होते हैं, बुरियल ग्राउंड हैं, ग्रेजिंग ग्राउंड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति की ही वहां पे जानवर जाके ग्रेस करेंगे, ऐसा नहीं, वहां पे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस होता है। ऐसे रिसोर्सेस जिसका फायदा, जिसका बेनिफिट एक कम्युनिटी या एक मेंबर जो कि एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं, उसके जरिए यूज किया जाता है या उसका फायदा लिया जाता है, उसे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस हम कहते हैं। आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस क्या होता है। ठीक है, चलिए तीसरा इसमें क्या होता है हमारा, तीसरा इसमें आता है हमारा नेशनल रिसोर्सेज, एंड आता है हमारा फोर्थ इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इसको अच्छे से समझना है, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखिए नेशनल रिसोर्सेज यानी कि हर वो रिसोर्स जो नेशन से बिलोंग करता है। अब चाहे देखिए नेशन का रिसोर्स पूरा है, जैसे इंडिया का जो रिसोर्सेज हैं जितने भी है, चाहे वो कम्युनिटी ओन्ड हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, वो नेशन से बिलोंग करते हैं, तो वो नेशनल रिसोर्सेज है। देखिए ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, यानी कि हर वो मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेस या फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ जो कि कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर आते हैं, एंड
ओशियन एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब कितना हो गया है? 22 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट, टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयर में बिलोंग टू द नेशन। देखिए लैंड पार्ट तो आप समझ ही गए होंगे कि जो कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर जितने भी फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स हैं, रिसोर्सेस हैं, वो सभी के सभी नेशनल रिसोर्सेज कहलाएंगे। सर लेकिन पानी का क्या होगा? इधर से हमारा अरेबियन सी है, इधर से बे ऑफ बंगाल है, तो ये जो पानी है, ये जो वाटर रिसोर्सेस है, जो ओशन वाला रिसोर्सेस है, अब जैसे इंडियन ओशन है तो क्या इंडियन ओशन में पूरा हमारा अधिकार हो गया है क्या? तो काफी बड़ा ओशन है, तो इसमें कैसे डिसाइड किया गया है कि 12 नॉटिकल माइल्स से, मतलब इसमें कैसे समझेंगे आप? इसको ऐसे समझिए कि यहां से अगर आप ओशियन में 12 नॉटिकल माइल्स तक जा रहे हैं, 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब क्या होता है? 22 किलोमीटर, यानी कि इंडिया की लैंड बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक जितना भी पानी है वो इंडिया का ही नेशन रिसोर्स कहलाएगा, नेशनल रिसोर्स कहलाएगा। यानी कि अप टू 22.2 किलोमीटर के अंदर जितने भी जहाज वगैरह जितनी भी जगह है वो सारी की सारी इंडिया का ही पार्ट कहलाएंगे। समझ में आया या नहीं आया? क्या लिखा हुआ है? एन ओशन एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स 22.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर, यानी कि वो इंडिया की टेरिटरी का ही वाटर कहलाएगा। ठीक है, वो किसी अदर कंट्री का उस पर कोई अधिकार नहीं होगा। वहां पे ट्रेनिंग करने के लिए हालांकि परमिशन वगैरह ली जा सकती है, लेकिन वो किसके नेशन से बिलोंग करेगा? वो इंडिया नेशन से बिलोंग करेगा अप टू 12 नॉटिकल माइल्स से। ये होता है हमारा नेशनल रिसोर्सेज। और लास्ट हमारा क्या है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के हिसाब से? इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? एक ऐसे रिसोर्सेज भी होते हैं जिसपे किसी कंट्री का अधिकार नहीं होता है। ऐसे कौन से रिसोर्सेज होते हैं बच्चों? इसको ऐसे समझिए, 12 नॉटिकल माइल्स तक तो क्या हो जाता है बच्चों? एक कंट्री का पार्ट हो जाता है। 12 नॉटिकल माइल्स से समझिए, 12 नॉटिकल माइल्स हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम? 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, हम बात करते हैं ये 12 नॉटिकल माइल्स। अब 12 नॉटिकल माइल्स तक यानी कि हम कह सकते हैं अप टू 22.2 किलोमीटर। ठीक है, ये पार्ट तो इंडिया की टेरिटोरियल वाटर का हो गया है ना, ये इंडिया का जो टेरिटरी का जो वाटर है वो सारा का सारा हिस्सा हो गया। अब 12 नॉटिकल माइल्स से 200 नॉटिकल माइल्स तक, अब ये 12 नॉटिकल माइल्स से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो हिस्सा है ये कहलाता है बच्चों आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या कहलाता है बच्चों? ये आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यानी कि इसमें क्या करते हो, इसमें क्या होता है, पड़ोसी देश जो होते हैं ना, हमारी नेबरिंग कंट्रीज होती है, वो यहाँ पे क्या कर सकती है? ट्रेडिंग वगैरह, डील वगैरह कर सकती है, लेकिन एक कंट्री दूसरे कंट्री से परमिशन लेके यहाँ पे काम किया जा सकता है। 12 नॉटिकल माइल्स तक तो क्या है? 12 नॉटिकल माइल्स तक तो हम ये कह सकते हैं कि उस पर किसका अधिकार है? इंडिया की टेरिटरी का, यानी कि इंडिया के नेशन का, यानी कंट्री का अधिकार है। 12 नॉटिकल माइल्स से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो ये जो लेंथ होता है, जो ये टेरिटरी होती है, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, जहाँ पे ट्रेडिंग के लिए आपको एक दूसरे के आसपास के पड़ोसी कंट्रीज को परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का जो हिस्सा होता है वो रिसोर्सेज किसी भी कंट्री के हिस्से में नहीं आता है, वो आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज कैटेगरी के अंदर। आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। तो अब इसको समझते हैं हम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये देखिए, ओपन ओशियन, द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद 200 नॉटिकल माइल्स के बाद बिलोंग टू ओपन ओशियन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। और कोई भी कंट्री इन जगहों पे इस्तेमाल नहीं कर सकती है बिना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की परमिशन लिए बिना। हाँ, यूज कर सकते हैं लेकिन वो इंटरनेशनल वाटर्स का पार्ट हो जाएंगे, लेकिन परमिशन लेनी पड़ेगी। आगे बेटा बात समझ में? तो नेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो 12 नॉटिकल माइल्स तक आते हैं, वो एक कंट्री का होता है। 12 नॉटिकल माइल्स से 200 नॉटिकल माइल्स का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, और 200 नॉटिकल माइल्स के बाद इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं जिसका इस्तेमाल करने के लिए, ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की परमिशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बोलो समझ में आया या नहीं आया? नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज ये होते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे, आपने पूरी कोशिश करी होगी इसको समझने की। तो ये थे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेस पे हमने समझे 4 रिसोर्सेज, जिसको हमने क्या क्या बोला? इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो एक इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा यूज किए जा रहे हैं। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो एक कम्युनिटी के जरिए यूज किए जाते हैं। नेशनल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जिस पे अधिकार नेशन का होता है। और इंटरनेशनल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जिस पे किसी का भी कंट्री का अधिकार नहीं होता है, उसको यूज करने के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की परमिशन चाहिए, क्योंकि वो इंटरनेशनल वाटर का पार्ट होते हैं। आई होप आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। एक लास्ट बेसिस हमारा रहता है, वो है हमारा कौन सा है? वो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि किस रिसोर्सेज का कितना स्टेटस है डेवलपमेंट का, वो हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। और उसमें हमने 4 टॉपिक देखे थे, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक और रिजर्व्स। ये हमने बात करी थी। एक एक को अच्छी तरीके से समझेंगे। लास्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ
डेवलपमेंट। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही होगी। नाम से क्लियर होना चाहिए, पोटेंशियल रिसोर्सेस। उस बच्चे के अंदर पोटेंशियल तो है, लेकिन वो उस पोटेंशियल के हिसाब से काम नहीं कर पाता है। हम कहते हैं ना, यू हैव अ पोटेंशियल, है ना, यू कैन डू इट, लेकिन उस हिसाब से काम नहीं हो पा रहा। तो समझिए क्या लिखा हुआ है, पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो एक रीजन में पाए तो जाते हैं बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। कंफ्यूज नहीं होना है, पोटेंशियल रिसोर्सेज यानी कि हमारे पास पोटेंशियल है लेकिन हम उस पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। अब इस डेफिनेशन को पटको रिसोर्सेज के अंदर, ऐसे रिसोर्सेज जो एक रीजन में पाए तो जाते हैं बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, यानी कि उन्हें यूटिलाइज नहीं किया गया। सर एग्जांपल दे दो, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। तो एग्जांपल कौन कौन से हैं, चले जाओ राजस्थान, राजस्थान में भी कहां चले जाओ, वेस्ट में चले जाओ, वेस्ट में भी कहां चले जाओ, जैसलमेर घूम आओ। जैसलमेर में विंड एनर्जी का बहुत स्कोप है, सोलर एनर्जी का बहुत स्कोप रहेगा, जहां पे सबसे ज्यादा गर्मी रहेगी वहां पे सोलर एनर्जी का भी बहुत स्कोप रहेगा। बहुत सारी है, इस्तेमाल भी की जा रही है, लेकिन उतनी क्वांटिटी से इस्तेमाल नहीं की जा रही है जितनी हमारे पास अवेलेबल है। तो राजस्थान, गुजरात, पोटेंशियल विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी का बहुत ज्यादा स्कोप है राजस्थान और गुजरात के अंदर। यहां पे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का बहुत जबरदस्त स्कोप है, यूटिलाइज इसे किया जा रहा है। भड़ला सोलर प्लांट वहां पे लगाया गया है, लेकिन उतना रिसोर्स इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, ऐसे रिसोर्स है जिनका हमारे पास पोटेंशियल है लेकिन हम अभी तक उससे यूटिलाइज उतना नहीं कर पा रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल रिसोर्सेस कहेंगे। बोलो समझ में आया या नहीं आया। ये होते हैं हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेस। डेवलप्ड रिसोर्सेस, सिंपल सी रिसोर्सेस, वो रिसोर्सेस जो डेवलप्ड है, विकसित हैं, जिनका बढ़िया इस्तेमाल किया जा रहा है, बढ़िया रिटर्न आ रहा है। यानी कि रिसोर्सेज की डेफिनेशन वो क्या, वही कि हमारी नीड भी सेटिस्फाई हो रही है, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल भी है, इकोनॉमिकली फीजिबल भी है, कल्चरली एक्सेप्टेबल भी है। दोज रिसोर्सेज और कॉल्ड डेवलप्ड रिसोर्सेज, यानी कि पूरी तरीके से डेवलप्ड हैं, विकसित हैं, इनका बढ़िया इस्तेमाल किया जा रहा है, वो रिसोर्सेज कौन से कहलाएंगे, हमारे डेवलप्ड रिसोर्सेज कहलाएंगे। अब आएगा हमारा तीसरा कौन सा रिसोर्स है, अब हमारा तीसरा रिसोर्स स्टॉक। स्टॉक अकाउंट्स वाले समझते होंगे, जो कॉमर्स का थोड़ा बहुत जिनको नॉलेज होगा। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक करके मतलब रख लेना, ठीक है, स्टॉक करके रख लेना। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टॉक कौन से रिसोर्सेज होते हैं, स्टॉक वो रिसोर्सेज होते हैं, देखिए समझिए, ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीस रिसोर्सेज। यानी कि ह्यूमन बीइंग के पास एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है जिन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की, यानी कि टेक्नोलॉजी का अभाव है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है। ऐसे रिसोर्सेज जिनको इस्तेमाल करने की ह्यूमन बीइंग के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उस रिसोर्सेज को हम क्या कहेंगे, स्टॉक में रख लेंगे। स्टॉक में क्यों रख लेंगे, कभी भविष्य में टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो उसको हम यूटिलाइज कर लेंगे। तो स्टॉक का मतलब क्या है, ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज रिसोर्सेज। ये लाइन ध्यान रखनी है, ऐसे रिसोर्सेज जिनको इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी ह्यूमन बीइंग के पास नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, स्टॉक। जैसे वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या होता है, ये H2O है ना, H2O ऐसा कुछ कहते हैं, ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा। और रिजर्व्स, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर रिसोर्सेज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज जिनको हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। और तीसरा और लास्ट क्या है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, रिजर्व्स। देखिए नाम से समझ में आ रहा है, रिजर्व करके रख लेना। क्या करके रख लेना बच्चों, रिजर्व करके रख लेना। रिजर्व जो है वो स्टॉक का ही एक सबसेट है, यानी कि स्टॉक का ही एक पार्ट है। क्या लिखा हुआ है, कैन बी यूज्ड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। स्टॉक में तो वो रिसोर्सेस आएंगे जिनको इस्तेमाल करने की एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। रिजर्व्स में क्या आएंगे कि यूज्ड कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के, लेकिन यूज इस्तेमाल नहीं किया है। क्यों रिजर्व में रख लिया है, ताकि आने वाली फ्यूचर जनरेशन उसका इस्तेमाल कर सके। फॉर एग्जांपल रिवर वाटर, रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर रिवर वाटर से जनरेट की जा सकती है। तो स्टॉक में क्या है, स्टॉक वो रिसोर्सेस है बच्चों जिसमें ह्यूमन बीइंग के पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है रिसोर्सेज को एक्सेस करने की। और रिजर्व्स क्या है, रिजर्व्स है कि इस्तेमाल किया जा सकता है टेक्नोलॉजी की मदद से। देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड येट, लेकिन इनका इस्तेमाल अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया है। फॉर एग्जांपल हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तो रिजर्व स्टॉक का ही सबसेट पार्ट है। रिजर्व्स को इस्तेमाल रखा गया है ताकि आने वाली फ्यूचर जनरेशन उसका स्वाद ले सके या उसका मजा ले सके। इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, रिजर्व्स कहते हैं। तो ये थे हमारे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ओरिजिन के बेसिस पे 2 टाइप्स हैं, बायोटिक, अबायोटिक। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे भी 2 टाइप्स हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के आधार पर 4 टाइप है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से भी 4 पार्ट हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और स्टॉक का ही सबसेट रिजर्व्स। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें यहां पे समझ में आ गई होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में समझाने के लिए आपको पूरी तरीके से मैंने कोशिश की है समझाने की।
तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि हमने पढ़ा कि व्हाट इज रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्स क्या होते हैं एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ से सवाल बनता है, बार बार बनता है, आगे भी बनता आएगा। अच्छे से समझ लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर नोट्स बना लेने हैं, तो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाला है। सेकेंड टॉपिक हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज को डेवलप करने की ज़रूरत है, क्यों है और किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, उसके लिए प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। कहीं घूमने जाते हो तो प्लानिंग करते हो या नहीं करते हो, एग्जाम आ रहे होते हैं तो टाइम टेबल बनाते हो, सुबह उठना है, पढ़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है, ये क्या है, प्लानिंग ही तो है। ठीक है, प्लानिंग करोगे तभी तो मजा आएगा, तभी तो आप विकसित हो पाओगे, तभी तो डेवलप हो पाओगे। जैसे 5 ईयर प्लान चलते हैं, अब तो क्या 15 ईयर प्लान की बात हो रही है, लेकिन पहले 5 ईयर प्लान चला करते थे। ठीक है, पंचवर्षीय योजना चलती थी, तो वो क्या था, प्लानिंग ही तो थी कि किस तरीके से कंट्री को आगे डेवलप करके लेके जाना है। तो उसी तरीके से रिसोर्सेस को किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, उन्हें कैसे विकास किया जा सकता है उनका, और प्लानिंग कैसे की जा सकती है, प्लानिंग कैसे करनी पड़ेगी, क्या प्लानिंग होती है रिसोर्सेस की, वो हम समझने की यहाँ पे कोशिश करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं मेजर प्रॉब्लम कॉज्ड बाय ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले सवाल ये निकल के आता है कि रिसोर्सेज को डेवलप करना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, देखते हैं। देखिए बेटा, डेप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए इंडिविजुअल। रिसोर्सेज क्या है बेटा, गिफ्ट ऑफ नेचर है, ये बात ध्यान रखना। रिसोर्सेज जो है वो हमें नेचर ने गिफ्ट दी है, और प्रकृति का एक नियम होता है बेटा, वो आपको जितना देती है उससे दोबारा दुगना। ठीक है, मैंने कहीं देखा था कि प्रकृति, मतलब पढ़ा था, ठीक है, कि प्रकृति जितना आपको देती है, नेचर आपको जितना देता है, उससे दुगना वापस वो लेता है। आप देख रहे होंगे बेटा नॉर्दर्न, है ना, नॉर्दर्न इंडिया में आप देख रहे होंगे किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। वैसे तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है प्रेजेंट की सिचुएशन अगर हम देखते हैं तो, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया को अगर आप गौर से देखोगे तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अभी आपने देखा होगा लैंडस्लाइड्स काफ़ी हो रही है, न्यू हिमालयन रेंजेस में काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स आपको देखने को मिल रही है। अभी एक इंसिडेंट हुआ था दिवाली के टाइम पे, है ना, कुछ मजदूर वहाँ पे फंस गए थे। ठीक है, क्योंकि न्यू हिमालयन रेंजेस है, वहाँ पे जो रॉक्स है वो सेंसिटिव है। ठीक है, वहाँ पे ड्रिलिंग वगैरह करी कुछ इस वजह से, तो लैंडस्लाइड्स वगैरह वहाँ पे हुई, तो क्लाइमेटिक चेंजेस हमें काफी देखने को मिलते हैं। ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होती जा रही है धीरे धीरे, क्या क्या रीजंस है वो हम आगे बात करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि रिसोर्सेज जो है बच्चों वो गिफ्ट ऑफ नेचर है, यानी कि नेचर के जरिए गिफ्ट दिए गए हैं, और जाहिर सी बात है लिमिटेड भी है। रिसोर्सेज है तो है नहीं कि अनलिमिटेड है कि हम दोबारा बनाते जाएंगे, नहीं, रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो हम देखते हैं मेजर प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का ओवर यूज, ठीक है, अति हर चीज की खराब होती है, ओवर हर चीज की खराब होती है। जैसे ओवर कॉन्फिडेंट है ना, ओवर कॉन्फिडेंट जिसे हम बोलते हैं, कॉन्फिडेंट है तो ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो हो जाता है वो नुकसान करता है हमें। तो वैसे ही ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। क्या है, डेप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ लोगों के स्वार्थ के चक्कर में या कुछ लोगों के लालच के चक्कर में रिसोर्सेज अब काफी हद तक खत्म होने की कगार पे आ चुके हैं, और रिसोर्सेज का इस्तेमाल सिर्फ कुछ हाथों में रह गया है। रिसोर्सेज कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं सोसाइटी में, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। रिसोर्सेज का इस्तेमाल या रिसोर्सेज का बेनिफिट कुछ एक लोगों को ही मिल पा रहा है, ज्यादा मजा जो है रिसोर्सेज का अमीर लोग या हम कह सकते हैं कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स हैं जो वो ज्यादा लेके जा रहे हैं। तो सोसाइटी के अंदर एक दो सेगमेंट बटे हुए हैं, जिनके पास हैव और हैव नॉट है, यानी कुछ के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है और कुछ के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, और आदमी ह्यूमन बीइंग अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए इन रिसोर्सेज को पूरी तरीके से निचोड़ खाने में आतुर बैठा हुआ है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। ठीक है, प्रकृति को बचाना बहुत जरूरी है। तो मेजर प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज हमने देखा कि किस तरीके से हो सकता है, और उससे हमने काफी ज्यादा ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस भी हमें देखने को मिली। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस का मतलब होता है जो ग्लोबल लेवल पे हमें देखने को मिलती है ऐसी क्राइसिस। वो क्राइसिस क्यों आई है, क्योंकि रिसोर्सेज का ओवर यूज हो रहा है। और याद रखना बच्चों, ओवर यानी कि अति हर चीज की खराब होती है, ये बात ध्यान रखना। ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिल रही है बेटा। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलना स्टार्ट होंगे, मतलब हो चुके हैं, ग्लेशियर पिघलना स्टार्ट होंगे, तो सी लेवल जो है बढ़ेगा। सी लेवल बढ़ेगा तो कोस्टल एरिया सबसे पहले चपेटे में आएंगे इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। बात थोड़ी सुनने में अजीब है लेकिन सत्य है। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, जिस तरीके से पॉल्यूशन का मास लेवल बढ़ता जा रहा है ना। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो सही, लेकिन पॉल्यूशन एक बहुत ही मास लेवल बढ़ता जा रहा है, तो ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है। उससे काफ़ी ज़्यादा स्किन रिलेटेड इफेक्ट्स हमें देखने को भविष्य में मिल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाने को देखने को मिल सकता है अगर इन्वायरमेंट को या रिसोर्सेज को कंजर्व नहीं किया गया तो। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, ठीक है, जैसा देखा जाए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी घटती है, बढ़ती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले ज़्यादा हुआ करती थी क्योंकि उस टाइम पर इतना पॉल्यूशन था नहीं, लेकिन अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई है। अभी रिसेंटली अगर आपको पता हो, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स की
मास लेवल पहुंच गया था कि एक तरीके से पूरे दिल्ली को शट डाउन किया गया था। एक तरीके से देखा जाए तो लगभग दिल्ली को पूरा शट डाउन कर दिया गया था इस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स वहाँ का इतना खराब हो चुका था। और लैंड डिग्रेडेशन भी हमें देखने को मिलता है, यानी कि रिसोर्सेस का जो इस्तेमाल ओवर यूज किया जा रहा है फॉर द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें ग्लोबल लेवल पे भी देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत ही गंभीर मसला है, या हम ये कह सकते हैं बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए। सिर्फ बात होनी नहीं चाहिए, इसको कंजर्व करने के लिए भी हमें कुछ एक्शंस लेने चाहिए। गवर्नमेंट ले भी रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबका साथ सबका विकास वो वाली बात है। ठीक है, खुद को अगर एक आदमी अपने घर के बाहर के आंगन को भी साफ कर लेता है तो पूरी कॉलोनी साफ हो जाती है। कॉलोनी में लाइन से घर होते हैं ना, तो अपने घर के आंगन के बाहर को भी साफ कर लिया तो पूरी की पूरी कॉलोनी साफ हो जाएगी। तो कुछ उस तरह की चीजें होती है। एक आदमी शिक्षित होगा तो बाकी सारी की सारी चीजें अपने आप होने लग जाएगी। तो ये कुछ ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस है जो कि रिसोर्सेज का ओवर यूज करने की वजह से हमें देखने को मिलती है, और एक बहुत ही गंभीर मसला है जिसपे हमें विचार करना चाहिए। क्योर ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, अब ये जो रिसोर्सेज का अति यूज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिल रही है, ओजोन लेयर डिप्लेशन हमें देखने को मिल रहा है, लैंड डिग्रेडेशन है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, इनका क्योर क्या है? सर समस्या तो आपने बता दी, इनका सॉल्यूशन भी बता दो। क्योर ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए। सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? यहां से सवाल बनता है, ये बात ध्यान रख लेना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट याद करते हैं, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। विकास तो करेंगे लेकिन बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना है। और डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट, जो अभी विकास हो रहा है, शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। यानी कि जिस तरह का विकास अभी हो रहा है लेकिन फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी कुछ ना कुछ छोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम सारे के सारे रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल कर लेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए और फ्यूचर जनरेशंस के नीड को बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए हमें क्या करना है? डेवलपमेंट करना है रिसोर्सेज का। याद रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? कि एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना और फ्यूचर जनरेशन के नीड को कॉम्प्रोमाइज किए बिना हमें क्या करना है? रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना है, जिससे कि हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक मीटिंग होती है, या हम ये कह सकते हैं कि एक सम्मेलन होता है रियो डी जेनेरियो में, जो कि है ब्राजील में, जिसे कहा गया अर्थ समिट के नाम से, जो कि हुई थी बेटा 1992 में। ये बात ध्यान रखना बेटा, क्योंकि जिस तरीके से रिसोर्सेज का अति यूज होता जा रहा था, ओवर यूज होता जा रहा था, और जिस तरीके से एनवायरमेंटल क्लाइमेटिक चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, तो उस बात की गंभीरता को लेते हुए रियो डी जेनेरियो के ब्राजील में एक अर्थ समिट होती है 1992 में, जिसमें 100 से ज्यादा स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं। ओकेशन क्या था बच्चों? देखना है, याद रखना है, फैक्ट है, यहां से सवाल बन जाता है। द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, याद रखना बेटा, इंटरनेशनल अर्थ समिट थी, 100 से ज्यादा स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। लोकेशन क्या थी बेटा? रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील। अडॉप्ट किया गया था एजेंडा 21 को। सिंपल सी बात है, एजेंडा 21 क्या हो सकता है? लॉजिक सी बात लगानी है कि अगर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई समिट की गई है, कोई सम्मेलन किया गया है, तो एजेंडा 21 का मतलब क्या होगा? एनवायरमेंट को किस तरीके से बचाया जाए, आपस में ग्लोबल लेवल पे कोऑपरेट करते हुए, ग्लोबल लेवल पे एक दूसरे की मदद करते हुए एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। यह बेस था आपका किसका बेटा? एजेंडा 21 का। यह बात ध्यान रखना है कि रियो डी जेनेरियो में जो अर्थ समिट हुई थी 1992 में ब्राजील के अंदर, उसमें एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया था। एम क्या था? देख लीजिए, एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल पे ग्लोबलाइजेशन 1991 में आ गया था। 24 जुलाई 1991 डॉक्टर मनमोहन सिंह, और हमारे उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव जी। तो राव मनमोहन मॉडल आ चुका था, एलपीजी वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो चुका था। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है यहाँ पे। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब एक कंट्री की इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी से जोड़ा जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। समझ में आया या नहीं आया? ये होता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। तो एम क्या था? कि एड्रेस करना है जो प्रॉब्लम्स आ रही है एनवायरमेंट को बचाने के लिए, और उनको उनकी सुरक्षा करनी है, और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है ग्लोबल लेवल पे। सिम शॉर्ट आपको ये समझना है, एजेंडा 21 का उद्देश्य सिर्फ इतना सा था कि सभी कंट्रीज, सभी लोग ग्लोबल लेवल पे आपस में एक दूसरे का मदद करते हुए अपना एजेंडा तैयार करेंगे और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेंगे।
आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होगी। जैसे कि एजेंडा 21 है, प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, ऑब्जेक्टिव्स, एक्शंस, इंडिकेटर्स तैयार करने हैं, लोकल एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा क्योंकि हर कंट्री का अलग एक क्लाइमेटिक स्ट्रक्चर होता है, तो वहाँ पे लोकल एक्शन प्लान बनेगा। उस लोकल एक्शन प्लान को क्या करना है, कैरी करना है, मॉनिटरिंग करना है, टेस्टिंग करना है और वापस से ये साइकिल चलती रहेगी। प्रॉब्लम को एनालाइज करो, प्लानिंग करो और फिर उस प्रॉब्लम को क्या कर दो, दूर कर दो। ये एजेंडा 21 का क्या था बच्चों, आपका एक हम ये कह सकते हैं एजेंडा 21 जो है अडॉप्ट किया गया था रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 का बेस यही था। आई होप आपको एजेंडा 21 वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो ये था बच्चों हमारा एजेंडा 21। आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ तक समझ में आई होगी। रिसोर्सेज पे हमने बात करी और डेवलपमेंट एंड प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज चल रहा है, जिसमें रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के बारे में हमने बात करा कि किस तरीके से एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया। अब क्या बताया हमने, देखा कि रिसोर्सेज को क्यों डेवलप करना है, ये हमने पढ़ा क्योंकि रिसोर्सेज का ओवर यूज किया जा रहा है। दूसरा, किस तरीके से उसका प्रॉब्लम का क्योर किया जा सकता है, सस्टेनेबल यूज के बारे में हमने पढ़ा। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 मोस्ट इंपोर्टेंट है, सवाल बन जाता है 1 मार्क्स में, एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया था। अब क्या करना है, रिसोर्स प्लानिंग करना है, क्योंकि हमें पता है रिसोर्स को डेवलप करने की जरूरत है और डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करने की बहुत मस्ट नीड होती है। तो उस प्लानिंग को करने से पहले हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर रिसोर्सेज की डाइवर्सिटी क्या क्या है। देखिए याद रखना, किसी एक जगह पर अगर कोई रिसोर्सेज ज्यादा पाए जा रहे होंगे तो उसके दूसरी जगह पे कोई रिसोर्सेज बहुत ही कम पाए जा रहे होंगे। फॉर एग्जांपल आप वेस्ट में चले जाओगे तो राजस्थान के आप वेस्ट में अगर जैसलमेर और ये जोधपुर वाला एरिया देखोगे तो यहाँ पे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी काफी देखने को मिल जाएगी आपको, लेकिन किसी दूसरी जगह पे जाओगे तो वहां पे किसी और तरह का रिसोर्सेज आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो रिसोर्स डाइवर्सिटी क्या है इंडिया के अंदर वो हम देखते हैं। हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड वाली बेल्ट है, आपको पता है, ठीक है, यहाँ पे कोल ज्यादा पाया जाता है, मिनरल जैसे कोल वहां पे काफी मिलता है, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये जो रिसोर्सेज है कुछ ही के हाथ में, यानी कि अमीर और बन रहा है, गरीब और गरीब बनता जा रहा है, यानी कि फॉर द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। याद आ रहा है छत्तीसगढ़ भी वही बात है, पूरा छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये पूरी एक बेल्ट है बेटा, ना, कोयले की बेल्ट है। मिनरल एंड कोल यहाँ पे मिलता है, वही लैक है, बट इन फ्यू ऑफ हैंड्स, यानी कि फॉर द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, कुछ लोगों के लालच की वजह से ये कुछ लोगों के हाथ में ही अभी तक। तीसरा क्या है, अरुणाचल प्रदेश पूरा ईस्ट में चले जाओ, वाटर रिसोर्सेस वहां पे खूब है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की वहां पे क्या है, बिल्कुल कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों कमी है, पहाड़ वगैरह है, घाटियां वगैरह है, इसलिए वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी तरीके से नहीं बन सकता। ये लो आ गया हमारे राजस्थान का, रंगीला राजस्थान का एग्जांपल आ गया है। राजस्थान के वेस्ट में चले जाओ, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का बहुत स्कोप है, लेकिन उस तरफ पानी का अभाव है। क्यों अभाव है पानी का, क्योंकि वहां पे हमारा क्या आ जाता है, थार डेजर्ट आ जाता है। थार डेजर्ट की जीप सफारी बहुत ही मशहूर है, मैं करके आया हूं, मजा आ गया था। लद्दाख चले जाओ, कोल्ड डेजर्ट है हमारा, कल्चरल हेरिटेज वहां पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कोल्ड डेजर्ट है, ये ड्रॉबैक है, ये कि हमने पढ़ लिया है लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट है और हॉट डेजर्ट हमारा थार डेजर्ट है इंडिया वाला, जो कि हम आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये कुछ इस तरह के रिसोर्सेज डाइवर्सिटी मेन स्टेट्स में पाई जाती है। झारखंड में आपको कोल देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में कोल, अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेज काफी हैं, राजस्थान में पानी कम है लेकिन सोलर विंड एनर्जी का स्कोप बहुत है, और लद्दाख में कल्चरल हेरिटेज है। ये रिसोर्स डाइवर्सिटी हमने पढ़ी है कि इंडिया के अंदर किस किस तरीके के रिसोर्सेज पाए जाते हैं। अब इन रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। प्लानिंग होगी 3 स्टेप पे, ये 1 मार्क में भी बनेगा, 3 मार्क में भी बनेगा और हो सकता है 6 मार्क्स में भी बन जाए। 6 मार्क्स में आपकी कला है कि आप इसका किस तरीके से आंसर लिखते हैं। रिसोर्स प्लानिंग किस लेवल पे करी जाएगी, रिसोर्स प्लानिंग होगी 3 स्टेप्स में। किस तरीके से होगी, 3 स्टेप्स में होगी। समझिए, पहला स्टेप क्या है, किसी रिसोर्स को डेवलप करने के लिए प्लानिंग करना। देखिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन 3 टाइप्स में, यानी कि 3 तरह की लेवल की प्लानिंग होगी किसी रिसोर्स को डेवलप करने के लिए। सबसे पहला क्या है, देखिए, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेस अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कंट्री के किस रीजन में कौन सा रिसोर्स पाया जाता है और कितनी मात्रा में पाया जाता है। सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे, किस क्वालिटी का है, किस क्वांटिटी का है, वो देखा जाएगा, और देखा जाएगा रिसोर्सेज कितना है। तो सिंपल सा लॉजिक याद रखना है, पहली प्लानिंग क्या होगी, कंट्री के किस रीजन में कौन सा रिसोर्सेज कितनी क्वांटिटी में पाया जाता है, किस क्वालिटी का पाया जाता है, उसको आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेप समझ में आ गया है, बोलो हाँ या ना। सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, सेकंड स्टेप हम देख लेते हैं। सेकंड स्टेप क्या है, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोव्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इंप्लीमेंटिंग रिसोर्स
रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, और फिर उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी लगाएंगे, किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस वहां पे सेटअप किए जाएंगे, इसकी क्या करनी है, प्लानिंग करनी है। सेकंड प्लान क्या लिखा हुआ है, रिवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप, उस रिसोर्सेज को वहां से कैसे बाहर निकालना है, कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी, कौन सा स्किल लगेगा, किस तरह के इंस्टीट्यूशन वहां पे सेटअप किए जाएंगे, उसके बारे में प्लानिंग करनी है। और तीसरा क्या आ जाएगा, देखिए स्किल टेक्नोलॉजी, और आपके पास ये लिखा हुआ है बहुत ही शानदार इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए हैं। और तीसरी प्लानिंग क्या है, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, और पूरे नेशन के साथ उन रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में वो रिसोर्सेज ना चले जाए, इसको भी ध्यान रखना जरूरी है। तो ये 3 स्टेप हैं जो कि रिसोर्स प्लानिंग करी जाएगी। पहला आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी कंट्री के किस कंट्री के किस रीजन में कौन सा रिसोर्सेज किस क्वालिटी किस क्वांटिटी का पाया जा रहा है। दूसरा उसके लिए प्लानिंग करेंगे कि इसको कैसे बाहर निकालना है। और तीसरा उसको नेशन के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करना है। नेशन के डेवलपमेंट के लिए क्यों, रिसोर्सेज की डेफिनेशन याद करो, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकल फीजिबल होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और कुछ लोगों के हाथ में कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। पावर जब कुछ लोगों के हाथ में चली दी जाती है तो उसका नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, नेशन के डेवलपमेंट के लिए काम में होना चाहिए, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशन डेवलपमेंट प्लान्स। तो ये थे हमारा प्लानिंग का, रिसोर्स प्लानिंग किस तरीके से करी जाती है उसके हमने 3 लेवल पढ़े। सबसे पहले आइडेंटिफाई करें, फिर प्लानिंग करेंगे, टेक्नोलॉजी स्किल इंस्टीट्यूशंस को कैसे सेटअप किया जाए, कैसे उस मिनरल्स को बाहर निकाला जाए, कैसे उस रिसोर्सेज को बाहर निकाला जाए, और उसको किस तरीके से नेशन के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ये होती है हमारी रिसोर्स प्लानिंग, और रिसोर्स प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है किसी कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, सिंपल सा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। जाहिर सी बात है रिसोर्सेज कंजर्व करना बहुत जरूरी है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है बिना टेक्नोलॉजी के इन रिसोर्सेज को हम कभी यूज नहीं कर पाते। तो गांधी जी का रिसोर्सेज को खत्म होने पर क्या एक स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बच्चों, ये ध्यान रखना है। गांधी जी का एक स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। सवाल बनता है गांधी जी ने रिसोर्सेज के खत्म होने पर या डेप्लेशन या कम होने पर क्या स्टेटमेंट दिया है। क्या लिखा है कि इस कंट्री के अंदर देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड, यानी कि इस कंट्री के अंदर इतने रिसोर्सेज हैं कि हर एक आदमी की आवश्यकता पूरी हो सकती है, लेकिन लालच पूरा नहीं हो सकता है। क्या लिखा हुआ है, एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। ये सबसे बेस्ट चीज लिखी हुई है। क्या है, महात्मा गांधी का क्या स्टेटमेंट है कि इस कंट्री के अंदर इतने रिसोर्सेस हैं कि हर एक आदमी की नीड पूरी हो सकती है, बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड, यानी कि लालच हर किसी का पूरा नहीं हो सकता है, और लालच बुरी बला है, ये बात ध्यान रखना। इसलिए इंडिया को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेस खूब थे, इसलिए हमें कॉलोनी बना लिया गया। सर कॉलोनी क्या होता है, कॉलोनी ये होता है कि जब एक कंट्री के ऊपर किसी दूसरी कंट्री का राजा राज करता है तो उस कंट्री को ब्रिटिश कॉलोनी कहते हैं, सॉरी उस कंट्री को हम कॉलोनी कहते हैं। और इंडिया भी एक टाइम पे कॉलोनी रहा है, ब्रिटिश कॉलोनी रहा है। हमारे पास रिसोर्सेज थे, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी इसलिए हम रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, उनके पास टेक्नोलॉजी थी इसलिए उन्होंने इंडिया को सोने की चिड़िया समझ लिया और यहाँ पे आके रिसोर्सेज का खूब एक्सट्रैक्शन किया हमारा खूब एक्सप्लॉयटेशन किया। ठीक है। गांधी जी एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ रिसोर्स डिप्लेशन। गांधी जी ने बताया है कि किस तरीके से रिसोर्स डिप्लेशन हो रहा है, उसका कॉजेस क्या है। वही द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स, जो लालची लोग हैं और जो स्वार्थी लोग हैं, वो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए रिसोर्सेज को पूरी तरीके से नुकसान कर रहे हैं। और एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी अनलिमिटेड, बिल्कुल एक अननेसेसरी तरीके से, बिल्कुल पूरी गंदी तरीके से हम कह सकते हैं रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करती जा रही है, एक के बाद एक रिसोर्सेज को खत्म करते जा रहे हैं, और मास प्रोडक्शन हो रहा है। मास लेवल पे क्या होता जा रहा है, प्रोडक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो ये गांधी जी के विचार थे रिसोर्सेज को लेकर, रिसोर्सेज के डेप्लेशन को लेकर। यहां से सवाल बन सकता है कि किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि गांधी जी के क्या विचार थे रिसोर्सेज को लेकर। तो आप ये वाला स्टेटमेंट डाल सकते हैं, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड। और गांधी जी ने रिसोर्सेज के खत्म होने का रीजन भी बताए थे, ग्रीडी और सेल्फिश इंडिविजुअल्स, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मास प्रोडक्शन। ये चीजें आप एग्जाम में लिख सकते हैं कि गांधी जी के क्या विचार थे रिसोर्सेज खत्म होने पर, और क्या रीजन था कि वो रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं या डेप्लेट होते जा रहे हैं। आई होप ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हाँ, थोड़ा फास्ट ले रहा हूं क्योंकि वन शॉट में लेना है, लेकिन जहां जहां से सवाल बन रहे हैं मैं वहां पे ज्यादा आपके फोकस करने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। तो यहां तक सबको क्लियर है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड सिस्टमेटिक वे। ठीक है, और ये कुछ चीजें हुई थी बेटा
सॉरी हम ये कह सकते हैं कि रिसोर्सेज को बचाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये थोड़ी वो चीज़ें थी जो रिसोर्स कंजर्व करने के लिए की गई थी। देखिए एट द इंटरनेशनल लेवल पे द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मोर सिस्टमेटिक वे 1968। जाहिर सी बात है सबको दिखने लगा था कि रिसोर्सेज धीरे धीरे डेप्लेट होते जा रहे हैं तो उनको कंजर्व करने की जरूरत है। तो क्लब ऑफ रोम ने सबसे पहली बार 1968 में रिसोर्सेज को कंजर्व करने की बात उठाई थी। 1974 में गांधीयन फिलोसॉफी थी जो कि एक व्यक्ति के जरिए प्रेजेंट की गई थी जिनका नाम है स्कर्मेचर। अपनी बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में उसके अंदर भी उन्होंने बताया था कि हमें रिसोर्स को कंजर्व करने की बहुत जरूरी है और उसी का रिजल्ट था हमारा बेटा रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट जो हुई थी 1992 में। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा है चीजें हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन तो ये जो एनटीएससी वगैरह वाले बच्चे होते हैं उनके लिए फायदेमंद चीजें होती है कि रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स इंटरनेशनल लेवल पे लिए गए थे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। आगे क्या है, आगे हम आ गए हैं अब हमारे लास्ट टॉपिक पे चैप्टर के जिसका नाम है लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज। हम बात करेंगे लैंड और सॉइल रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, यानी कि लैंड रिसोर्सेज क्या है और सॉइल रिसोर्सेज क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आराम से समझ में आ जाएंगे। हमने पहला टॉपिक समझ लिया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज और रिसोर्स क्या होते हैं। डेवलपमेंट प्लानिंग हमने देखी कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। प्लानिंग हमने देखी किस तरीके से रिसोर्स की प्लानिंग होती है और हमने ये भी देखा कि गांधी जी के क्या विचार थे रिसोर्सेज खत्म होते हुए और इंटरनेशनल लेवल पे रिसोर्सेज को कंजर्वेशन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं वो भी हमने देखे। अब हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे द लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज जो कि आपको पता है लिथोस्फीयर होता है, आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए लैंड क्या है बेटा, ये ध्यान रखना। Land is a natural resource of utmost importance. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication systems. Land एक natural resource है, बिना इसके कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, कोई नेचुरल वेजिटेशन, कोई वाइल्ड लाइफ, कोई ह्यूमन बीइंग की हवा में तो सब कुछ नहीं होगा ना, लैंड पे ही होगा। तो लैंड एक अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और याद रखना बेटा कि एक लिमिटेड रिसोर्सेज है। ऐसा नहीं है कि ज़मीन को बढ़ाया जा सकता है। ज़मीन क्या है, एक लिमिटेड फाइनाइट मैग्नीट्यूड पे बसा हुआ है। इनफाइनाइट नहीं है कि ज़मीन बढ़ा दी जाएगी, ज़मीन ग्रो कर ली जाएगी। ज़मीन क्या है, एक लिमिटेड रिसोर्स होता है। तो इंडिया के अंदर इस लैंड को किस तरीके से पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। प्लेन एरियाज, प्लेट्यूज, माउंटेन्स। याद करना प्लेन एरिया जो प्लेन एरियाज होते हैं जहां पे खेती बाड़ी करी जा सकती है। दूसरे होते हैं हमारे प्लेट्यूज यानी कि पठार, डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया हो गया हमारा, या झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाली बेल्ट हो गई हमारी बेटा जहां पे मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हैं। और क्या होते हैं हमारे माउंटेन्स होते हैं, नॉर्थ में चले जाओ माउंटेन रेंजेस, बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस जहां पे बर्फ होती है और टूरिज्म खूब देखने को मिलता है। तो लैंड क्या है बेटा, लैंड एक नेचुरल रिसोर्सेज है और याद रखना फाइनाइट मैग्नीट्यूड है। फाइनाइट मैग्नीट्यूड मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज है। और ये देखिए बेटा लिखा हुआ है प्लेन। प्लेन देखिए अगर आप पूरे इंडिया के लैंड को 100% मान रहे हैं, लैंड पार्ट की बात कर रहा हूं, तो 100% में से 43% तो क्या है बेटा, प्लेन एरियाज है। और प्लेन एरियाज हमेशा एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट होंगे। पंजाब हरियाणा वाला रीजन आप ले लो, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए प्लेन एरिया सबसे बेस्ट सुटेबल माने जाते हैं। माउंटेन्स कितने एरिया पे फैले हुए हैं, आउट ऑफ 100% 30% पे फैले हुए हैं। और माउंटेन्स में आपको क्या देखने को मिलेगी, बहुत सारी नदियां वहां से निकलती है और टूरिज्म आपको नॉर्थ साइड में खूब देखने को मिलेगा। उत्तराखंड चले जाओ, हिमाचल प्रदेश चले जाओ, लद्दाख चले जाओ, आपके इधर चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, या आपके जम्मू कश्मीर श्रीनगर वाले एरिया में चले जाओ। प्लेट्यू कितना है, आउट ऑफ 100% 27% है। प्लेट्यूज पे आपको मिलेंगे मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड फ्यूल्स। फॉरेस्ट भी खूब मिलेंगे। साउथ में आप जाओगे, पुष्पा फिल्म में देखा होगा आपने चंदन वाला, कि चंदन की वहाँ पे जो तस्करी वगैरह होती है, झुकेगा नहीं, कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट था उसका। तो ये प्लेट्यूज वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लेट्यूज यानी कि पठार जहाँ पे मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। माउंटेन्स जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है 30% है। नदियाँ और टूरिज्म वहाँ पे काफ़ी देखने को मिलेगा। प्लेन एरियाज आउट ऑफ 100% कितना है, 43% है, जिसमें खेती बाड़ी खूब देखने को मिलेगी और इंडस्ट्रीज प्लेन एरियाज पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लोकेशन मानी जाती है। तो ये एक हमारा लैंड का पार्ट है, किस तरीके से 100% लैंड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्लेन है, माउंटेन्स है और प्लेट्यूज है। आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होगी। लैंड का यूटिलाइजेशन किस किस तरीके से किया जा रहा है ये हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, लैंड यूटिलाइजेशन, कि लैंड को यूटिलाइज किस किस तरीके से किया जा रहा है। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। लैंड रिसोर्सेज जो है उसको कितने पर्पस के लिए यूज किया जाता है वो हम देखेंगे। देखिए लैंड का वो पार्ट, एक जिसपे खेती होती है और एक जिसपे खेती नहीं होती है, कुछ इस तरीके से समझेंगे। तो लैंड रिसोर्सेज जाहिर सी बात है सबसे पहला पार्ट कौन सा है, फॉरेस्ट है। जाहिर सी बात है जंगल है, वो हवा में तो होंगे नहीं, जमीन पे ही होंगे। तो हम ये लैंड यूटिलाइजेशन समझ रहे हैं। 6 मार्क्स में से सवाल बनता है कि लैंड यूटिलाइजेशन क्या होता है, लैंड रिसोर्स को किस तरीके से किस किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सबसे पहले फॉरेस्ट होते हैं, जंगल है जो हमारे किस पे होते हैं, जमीन पे ही होते हैं। इसको छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। अब इस पे कोई खेती बाड़ी नहीं है, ये नेचुरल ग्रो करते हैं। अब हम समझेंगे लैंड यूटिलाइजेशन क्या होता है। ऐसी लैंड जो नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। सर क्या है, देखिए
सेकंड टाइप क्या है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि एक ऐसी जमीन जो कि कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। सर ऐसी कौन सी जमीन होती है, बंजर जमीन होती है बेटा, बेरन एंड वेस्टलैंड, जो बंजर जमीन होती है इसकी सॉइल की फर्टिलिटी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, यहाँ पे बिल्कुल सूखा पड़ता है, ये आप एग्जांपल देख पा रहे हैं, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई कल्टीवेशन नहीं हो सकता है। या वो जमीन जिसपे कल्टीवेशन नहीं हो रहा है तो फिर क्या हो रहा है, उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, रोड्स बन रहे हैं, ट्रेन की पटरियां बिछाई जा रही है, फैक्ट्रीज बनाई जा रही है, बिल्डिंग्स बनाई जा रही है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसी जमीन जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, तो फिर उस जमीन का क्या हो रहा है, या तो वो बंजर जमीन है या फिर उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है। लॉजिक सी बात है। तो सेकंड टॉपिक क्या है, लैंड रिसोर्सेज कहां पे यूज किए जा रहे हैं, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। थर्ड टाइप देखते हैं इसका, अदर अनकल्टीवेटेड लैंड। सर अदर अनकल्टीवेटेड क्या लैंड होता है, यानी कि एक ऐसी लैंड जिस पर और कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, एक्सक्लूडिंग फेलो लैंड। फेलो लैंड इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, अभी देखेंगे फेलो लैंड क्या होता है। तो देखिए बेटा, एक अदर अनकल्टीवेटेड, देखिए हमने क्या पढ़ा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, अभी पीछे पढ़ के आए, ऐसी जमीन जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है, उसमें दो टाइप्स हैं, एक या तो बंजर जमीन है या फिर उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो जाता है, जैसे रोड्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही है, ब्रिजेस बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। थर्ड टाइप क्या है, अदर अनकल्टीवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फेलो लैंड। फेलो लैंड अभी समझेंगे। अदर अनकल्टीवेटेड लैंड जिसके ऊपर खेतीबाड़ी नहीं की गई है, सर वो कौन सी जमीन है अदर। देखिए परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, ठीक है, जानवरों की चराई के लिए परमानेंट पेस्चर बना दिया गया, एक जमीन छोड़ दी गई है जिसमें सिर्फ जानवर ही चारा वगैरह ग्रेजिंग वगैरह करते रहेंगे, उस पर कोई कल्टीवेशन नहीं किया जाएगा। लैंड अंडर मिससेलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स, जिसमें मिससेलेनियस ट्रीज आ जाते हैं, वो अदर अनकल्टीवेटेड लैंड में आएगा। और कल्चरलेबल वेस्ट लैंड, यानी कि एक ऐसी लैंड जिसे 5 साल तक के लिए अनकल्टीवेटेड छोड़ दिया गया है। 1 मार्क्स में सवाल बन जाता है ऐसे, व्हाट इज कल्चरलेबल वेस्ट लैंड, द लैंड विच इज अनकल्टीवेटेड फॉर 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, जिन्हें 5 सालों के लिए अनकल्टीवेटेड छोड़ दिया गया है, उसे हम क्या कहते हैं, कल्चरेबल वेस्टलैंड कहते हैं। जैसे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड। याद रखना बेटा। तो ये थी हमारी अदर अनकल्टीवेटेड लैंड जो परमानेंट पेस्चर से ग्रेजिंग लैंड्स में, जिसमें मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स आ जाते हैं, या कल्चरेबल वेस्टलैंड ऐसी लैंड जिसे 5 साल तक के लिए अनकल्टीवेटेड छोड़ दिया गया है। सर 5 साल से कम के लिए वो आ जाएगी फेलो लैंड में। फेलो लैंड जिसे खाली छोड़ा गया है लेकिन 5 साल से कम के लिए। देखिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। करंट फेलो, करंट फेलो लैंड वो कौन सी बेटा, लेफ्ट विदाउट अनकल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। आगे बेटा समय, ऐसी जमीन जो 5 साल के लिए अनकल्टीवेटेड छोड़ी गई है, कल्चरेबल वेस्टलैंड। एक ऐसी जमीन जिसे 1 साल या 1 साल से कम पीरियड के लिए अनकल्टीवेट छोड़ा गया है, उसे क्या कहेंगे, करंट फेलो। और अदर देन करंट फेलो में क्या आ जाएगा, एक ऐसी जमीन जिसे 1 से 5 साल तक के लिए अनकल्टीवेटेड छोड़ा गया है, उसे हम क्या कहेंगे, अदर देन करंट फेलो लैंड कहने वाले हैं। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। कल्चरेबल वेस्टलैंड ऐसी लैंड जिसे 5 साल के लिए अनकल्टीवेटेड छोड़ा गया है। करंट फेलो जिसे 1 साल या 1 साल से कम पीरियड के लिए अनकल्टीवेटेड छोड़ा गया है। अदर देन करंट फेलो एक ऐसी लैंड जिसे 1 से 5 साल तक के लिए अनकल्टीवेटेड छोड़ा गया है, उसे हम कहते हैं अदर देन करंट फेलो। अब सर ये तो आप बता रहे हो अनकल्टीवेटेड, अनकल्टीवेटेड, फिर कल्टीवेटेड लैंड किस में आएगी, कल्टीवेटेड लैंड आएगी नेट सोन एरिया में। सर नेट सोन एरिया क्या होता है, देखिए नेट मतलब सब काट कूट के और ग्रॉस सब मिला के। नेट सोन के एरिया क्या होता है बेटा, ये बात ध्यान रखना, एरिया सोन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, यानी कि किसी जमीन पर अगर साल में एक बार खेती करी गई है, एरिया सोन वंस इन एन एग्रीकल्चर, ठीक है, जैसे मानसून के टाइम पे, सिर्फ मानसून आ रहा है, मानसून के टाइम पे खेती बाड़ी की गई, जैसे 3-4 महीने का, जून से लेकर सितंबर तक मानसून होता है, उसमें कोई कल्टीवेशन किया गया तो वो नेट सोन एरिया के अंदर शामिल किया जाएगा। यानी कि एरिया सोन वंस इन ए ईयर या वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर इज कॉल्ड नेट सोन एरिया। ग्रॉस एरिया क्या होता है, ऐसा ग्रॉस सोन एरिया देखिए, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। कंफ्यूज नहीं हो रहा है, सवाल आएगा व्हाट इज नेट सोन एरिया, तो आप क्या लिखेंगे, एरिया सोन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर। अब पूछा ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज इक्वल टू ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ये होती है हमारी कल्टीवेटेड लैंड जिसपे खेती बाड़ी करी जाती है। बताइए समझ में आया या नहीं आया। ये था हमारा नेट सोन एरिया जिसपे, तो ये हमने पढ़ा लैंड यूटिलाइजेशन कि लैंड यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया जा रहा है हमारे, हम ये कह सकते हैं किस तरीके से लैंड यूटिलाइजेशन हम करते हैं। तो 5 टाइप हमने पढ़ने की कोशिश करी। अब हम देखेंगे कि इंडिया में लैंड यूज पैटर्न, यानी कि इंडिया में किस तरीके से लैंड का पैटर्न जो है यूज किया जाता है, वो हम देखते हैं। देखिए
लैंड को डिटरमाइन किया जाता है फॉलोइंग फैक्टर से। दो फैक्टर से लैंड को डिटरमाइन किया जाता है, एक होते हैं फिजिकल फैक्टर्स और एक होते हैं ह्यूमन फैक्टर्स। सिंपल है, आपको याद रह जाएंगे। फिजिकल फैक्टर जो कि लैंड को डिटरमाइन करते हैं, टोपोग्राफी, वहाँ की टोपोग्राफी क्या है, क्लाइमेट क्या है, सॉइल टाइप्स क्या है। हर क्लाइमेट हर जगह पे आपको सॉइल अलग देखने को मिलेगी, क्लाइमेट देखने को अलग मिलेगा, क्योंकि वहाँ का टोपोग्राफी कुछ अलग होती है। ह्यूमन फैक्टर्स देखने को मिलेंगे, वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, या वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कितनी है, वहाँ का कल्चर ट्रेडिशन कैसा है। यानी कि लैंड दो फैक्टर्स के ऊपर डिटरमाइन की जाती है, एक है फिजिकल फैक्टर और एक है ह्यूमन फैक्टर। हर जगह पे आपको एक अलग तरीके की जमीन देखने को मिलेगी, एक अलग तरीके का सॉइल देखने को मिलेगा, एक अलग तरीके का क्लाइमेट देखने को मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर एरिया की टोपोग्राफी कैसी है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये एक चार्ट है 1960 और 61 का, और हम ये कह सकते हैं 2014-15 का, जिसमें आपको डाटा दे रखा है कि फॉरेस्ट में कितना है, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज, एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रुप्स, फैलो अदर देन करंट फैलो, नेट सोन एरिया। ये 60-61 का डाटा है और ये 2014-15 का डाटा है। इसको आप एक कंपेयर कर सकते हैं कि किसी में इंक्रीज हुआ है, किसी में डिक्रीज हुआ है। जैसे यहाँ 46.26% है या 45.5%, यानी कि थोड़ा बहुत डिक्रीज देखने को मिला है। या 18.11% है या 23.3% है, यानी कि थोड़ा इंक्रीज देखने को मिला है। तो ये एक डाटा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ईयर के साथ ये डाटा बदलता रहता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब देखिए, इस इंडिया अवेलेबल लैंड यूज डाटा इज, इंडिया के अंदर जितनी अवेलेबल लैंड है बेटा, उसका सिर्फ 93% ही हम यूज कर रहे हैं। सर व्हाट अबाउट 7%? 7% कहां गया, अभी देखते हैं। इंडिया के अंदर जितनी लैंड अवेलेबल है उसका सिर्फ हम 93% ही यूज करते हैं। बाकी कहां चला गया? बाकी नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट चला गया, जिसका प्रॉपर सर्वे नहीं हो पाया। असम को हटा के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके, जिसमें पाकिस्तान का थोड़ा सा अधिकार है, कश्मीर का एक छोटा सा हिस्सा पाकिस्तान के पास है, उसका सर्वे हमारे पास नहीं है। और एक चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर सीओके, जो कि चाइना के पास है, उसका भी सर्वे हमारे पास नहीं है। इसलिए इंडिया के अंदर जितनी लैंड अवेलेबल है उसका 93% ही हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि कुछ पीओके का पार्ट है, कुछ सीओके का पार्ट है और कुछ नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी है। और परमानेंट प्रेशर की वजह से जो लैंड है वो डिक्रीज हुई है। कुछ इस तरीके का हमें एक सिचुएशन देखने को मिलता है। और नेट सोन एरिया मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि नेट सोन एरिया क्या होता है। नेट सोन एरिया क्या होता है बेटा? एरिया सोन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर। और ग्रोस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है? एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज इक्वल टू ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। अब याद रखना बेटा, नेट सोन एरिया यानी कि किसी जगह पे कितना कल्टीवेशन किया जा रहा है, ये डिपेंड करेगा स्टेट टू स्टेट। पंजाब हरियाणा वाले रीजन में प्लेन्स ज्यादा है बेटा, इसलिए वहां पे नेट सोन एरिया भी ज्यादा होगा। नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे तो वहां पे पहाड़ और घाटियां ज्यादा देखने को मिलेगी, इसलिए वहां पे कल्टीवेशन कम होगा। ये बात ध्यान रखना, नेट सोन एरिया स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। ठीक है, नेट सोन एरिया स्टेट टू स्टेट क्या करता है, डिफर करता है। जो प्लेन एरियाज होगा वहां नेट सोन एरिया हाई होगा, पंजाब हरियाणा वाला रीजन। और जहां अरुणाचल प्रदेश इधर चले जाओ, ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाले में चले जाओगे, वहां पहाड़ ज्यादा है, इसलिए वहां पे नेट सोन एरिया आपको देखने को क्या मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। वही चीज यहां पे लिखी हुई है बेटा, पंजाब हरियाणा में आपको 80% नेट सोन एरिया देखने को मिलेगा। और अगर आप अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार जाते हो तो वहां पर आपको लेस देन 10% नेट सोन एरिया देखने को मिलेगा, जो कि लॉजिक सी बात है। प्लेन्स एरिया पे कल्टीवेशन ज्यादा होता है, वहां नेट सोन एरिया ज्यादा रहेगा। और जाहिर से नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे तो वहां पे प्लेन एरिया नहीं है, वहां पे हिली एरियाज है, तो वहां पे कल्टीवेशन क्या रहेगा बच्चों, कम ही रहने वाला है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लैंड डिग्रेडेशन, कंजर्वेशन ऑफ मेजर्स, यानी कि लैंड को भी नुकसान होता है, लैंड को भी डिप्लेट किया गया है। तो लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, देखिए बेटा, सम ह्यूमन एक्टिविटीज हैव कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज ने लैंड को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। सर वो कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज है? डिफोरेस्टेशन, पेड़ों को काटना फर्नीचर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग भी एक कारण है जिससे लैंड की फर्टिलिटी खत्म हुई है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे ओवरग्रेजिंग एक रीजन है। माइनिंग, ठीक है, माइनिंग क्या करना, खदानें होती है जो खोद खोद के बड़े बड़े स्कैच छोड़ देती हैं, उससे क्या होती है, सॉइल जो होती है उनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं, इससे लैंडस्लाइड्स वगैरह हमें देखने को मिलती है। माइनिंग कहाँ पे देखने को मिलेगी, जहाँ पे ओर्स मिनरल ज्यादा पाई जाते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वाली जो बेल्ट है, महाराष्ट्र वाली जो बेल्ट है, ये वो चीजें हैं जो लैंड डिग्रेड करती हैं। और क्वेरिंग, क्वेरिंग क्या होता है, जो ऊपरी सतह पे मिनरल मिल जाते हैं ना कम खोदने पे, वो क्वेरिंग होता है। माइनिंग में डीप जाना पड़ता है, वो क्वेरिंग कहलाती है। और ओवर इरिगेशन, एक लिमिट से ज्यादा इरिगेट करने पे भी लैंड रिसोर्सेस में कमी आती है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। तो ये थे कुछ रीजन जिससे लैंड रिसोर्सेज हमारे खत्म हो रहे हैं या खराब होते जा रहे हैं। डिफोरेस्टेशन है, ओवरग्रेजिंग है, माइनिंग है, ओवर इरिगेशन है, ये रीजन है जिसके ये आप पढ़ते हुए आ रहे हैं 6, 7, 8, 9 में आपने सारी चीजें पढ़ी है। लैंड डिग्रेडेशन को कैसे बचा सकता है, वही ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना है, लॉजिक सी बात है। एफोरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाओ, ठीक है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, ठीक है, जानवरों को खाना तो खिलाना पड़ेगा लेकिन एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के आसपास शेल्टर बेल्ट बनाई जाए ताकि लैंड भी बची रहे, है ना, पेड़ पौधे भी बची रहे।
कंट्रोल और ओवर ग्रेजिंग, और थॉर्नी बशेस उगाए जाए सैंड ड्यून्स के स्टेबलाइजेशन के लिए, और माइनिंग एक्टिविटीज को भी कंट्रोल किया जाए। ये सारी की सारी चीजें आप 6, 7, 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किस तरीके से हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, वेज टू रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इंडस्ट्रियल एंड सब अर्बन एरियाज। ठीक है, किस तरीके से आप इंडस्ट्रियल वेस्ट और लैंड और वाटर डिग्रेडेशन को बचा सकते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जो भी इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, वो प्योरीफाई होकर बाहर निकलना चाहिए और उसका एक प्रॉपर डिस्पोजेबल सिस्टम होना चाहिए। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, जो माइनिंग एक्टिविटीज हो रही है उस पर कंट्रोल होना चाहिए, उसको एक लिमिट के अंदर करना चाहिए ताकि वापस से सॉइल या लैंड जो है रिट्रीट हो सके। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्टेज आफ्टर ट्रीटमेंट, यानी कि जितनी भी गंदगी इंडस्ट्री से निकलती है उसको पहले सही किया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए, उसके बाद उसे बाहर निकाला जाए इंडस्ट्री से। ये सारी की सारी चीजें कुछ है जो लैंड रिसोर्सेज को या वाटर रिसोर्सेज को हम बचाने के लिए कंजर्व कर सकते हैं। तो ये सिंपल चीज है कि लैंड को कैसे बचाया जा सकता है, लैंड कंजर्व कैसे करी जा सकती है, इंडस्ट्रियल वेस्ट को कैसे हम कम कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें आप 6, 7, 8, 9 में बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ते हुए आए हैं। इसमें कोई दिक्कत आपको लगभग मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। आई होप आपको यहां तक सभी की सभी चीजें बच्चों समझ में आ रही होगी। अब जो है हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि होने वाला है, जिसका नाम है हमारा क्या है बच्चों, सॉइल रिसोर्सेज। अब हम स्टार्ट करेंगे, ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसमें हमने व्हाट इज रिसोर्स पढ़ लिया, डेवलपमेंट और रिसोर्स प्लानिंग हमने देख ली, लैंड रिसोर्सेज हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करी, और लास्ट हमारा टॉपिक है सॉइल रिसोर्स। तो सॉइल क्या होती है? द सॉइल इज ए लिविंग सिस्टम, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। याद रखना बेटा, सॉइल इज अपर पार्ट है ना, पार्ट होता है ना जो लैंड का जो अपर पार्ट होता है उसे सॉइल कहते हैं। ये देखिए, द अपर सॉइल लेयर, सब सॉइल वेदर रॉक्स, सैंड एंड सिल्ट क्ले, सबस्टेंस फ्रॉम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल और अनवेदर्ड पेरेंट बेडरॉक। तो क्या है बेटा? द सॉइल इज ए लिविंग सिस्टम, है ना, जो प्लांट्स को जो ग्रोथ मिलती है वो यहीं से मिलती है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। मिलियंस ऑफ साल लग जाते हैं एक सॉइल को फ्यू सेंटीमीटर गहराई में बढ़ने में, यानी कंजर्व करने में। क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे सॉइल का फॉर्मेशन हो सकता है? आपको पता है, रिलीफ है, पेरेंट रॉक है, बेड रॉक है, क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि सॉइल के फॉर्मेशन होने में मदद करती है। ये सब आप 6, 7, 8, 9 में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ के आए। तो सॉइल इज द अपर पार्ट ऑफ द लैंड, ये आपको पता है। ये सिंपल सी चीज है, हमें टाइप्स ऑफ सॉइल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट ऑफ नेचर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, फॉरेस्ट किस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में कंट्रीब्यूट करता है? देखिए, चेंजेस इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजिशर्स तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस ऑफ नेचर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, नेचर के जो फोर्सेस होते हैं यानी कि प्रकृति के जो फोर्सेस हैं वो किस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में कंट्रीब्यूट करते हैं। टेम्परेचर में चेंजेस में, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजिशर्स, ये सब चीजें हैं जो कि नेचर के जो फोर्सेस हैं जो कि सॉइल के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। तो अब हम जो है मेन टॉपिक जहां से सवाल बनता है आपके एग्जाम में वो है टाइप्स एंड सॉइल्स ऑफ इंडिया। इंडिया में किस किस तरीके की सॉइल्स पाई जाती है। सबसे पहले आपको टाइप समझना है। ये मैप है, ये देखिए सॉइल टाइप आप देख लीजिए। एलुवियल सॉइल, ये आपको रंग वाला जो एरिया दिख रहा है ये एलुवियल सॉइल है। प्लेन एरियाज में एलुवियल सॉइल पाई जाएगी। डेजर्ट वाली ये सॉइल देखो, ये राजस्थान वाला रीजन आ गया, ये डेजर्ट सॉइल हो गई हमारी। ये ब्लैक सॉइल हो गई। ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जा रही है? ये वाली देखिए, ये ब्लैक सॉइल हो गई हमारी। थोड़ी बहुत मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में मिक्सड एंड ब्लैक हो गई हमारी, यहाँ पे मिक्सड ऑफ ब्लैक भी पाई जाती है। रेड सॉइल आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, लाल सॉइल पाई जा रही है, लाल सॉइल। ग्रेन ब्राउन आपको देखने को मिल रही है, लेटराइट देखने को मिल रही है, और माउंटेन सॉइल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। कुछ इस तरह का क्लासिफिकेशन है, लेकिन इसको हम प्रॉपर तरीके से समझते हैं कि किस एरिया में किस तरीके की सॉइल पाई जाती है। एक सॉइल को हम तफसीर से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहली सॉइल हम देखेंगे, पूरा है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले हम किस बात की बात कर रहे हैं? एलुवियल सॉइल की बात कर रहे हैं। एलुवियल सॉइल क्या क्या खास बात है देखिए इसकी। वेरी फर्टाइल, याद रखना यहीं से सवाल बनता है। एलुवियल सॉइल वेरी फर्टाइल, ड्यू टू इस फर्टिलिटी एलुवियल सॉइल रीजन्स आर डेंसली प्रोपेल्ड। बहुत ही फर्टाइल सॉइल है, यहाँ पे कल्टीवेशन बहुत ही जबरदस्त होता है, इसलिए जहां पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होती है। क्या क्या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं एलुवियल सॉइल में? पोटाश, फास्फोरस और लाइम पाए जाते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यानी कि यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलेगी? शुगर केन, पंजाब चले जाओ, शुगर केन देखने को मिल जाएगा। चावल, वीट, सीरियल्स, पल्सेस, ये सारी की सारी चीजें इस एलुवियल सॉइल में मास लेवल पे उगाई जाती है। और कौन कौन से रीजन में पाई जाएगी देख लीजिए। नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ द गंगा, द इंडस, द ब्रह्मपुत्र, डेल्टास ऑफ द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। याद रखना बेटा, एलुवियल सॉइल नदी के किनारे ही देखने को मिलेगी। मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है, रीजन बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। शुगर केन, राइस, व्हीट, सीरियल्स, पल्सेस यहाँ पे देखने को मिलेगी। पोटाश होता है, लाइम होता है, फास्फोरस होता है, और इंडस, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टास के आसपास ये पाई जाती है। और ये कुछ इसकी इमेज है एलुवियल सॉइल की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है, शॉर्ट में लेते हुए चलना है, सिंपल चीजें हैं।
नेक्स्ट सॉइल कौन सी है हमारी? नेक्स्ट सॉइल है हमारी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम रेगुड सॉइल भी बोलते हैं। कॉटन की खेती बहुत अच्छी करी जाती है इसमें, याद रखना बेटा। ब्लैक सॉइल को हम रेगुड सॉइल भी बोलते हैं और कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, याद रखना बेटा। रेगुड सॉइल भी ब्लैक सॉइल को कहा जाता है। मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी इसकी बहुत जबरदस्त होती है। द सॉइल इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली फाइन एंड क्ले मटेरियल, याद रखना। ब्लैक सॉइल को रेगुड सॉइल कहा जाता है और मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी इसकी बहुत ही जबरदस्त होती है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, लाइम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कॉटन की खेती काफी ज्यादा ब्लैक सॉइल पे करी जाती है। और किस किस रीजन पे आपको मिलेगी ब्लैक सॉइल? हमेशा पठारों वाली जगह पे, प्लेट्यूज वाली जगह पे। तो चले जाओ जहां प्लेट्यूज मिलेंगे, पठार मिलेंगे, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोदावरी एंड द कृष्णा वैलीज, यानी कि जो प्लेट्यूज वाले एरिया जो होते हैं, जो पठार वाले एरियाज होते हैं, वहां पे ब्लैक सॉइल ज्यादा पाई जाती है। और कुछ इस तरह की इमेज ब्लैक सॉइल की आपको देखने को मिलेगी। तो कॉटन की खेती यहाँ पे काफी ज्यादा करी जाती है। आई होप एलुवियल और ब्लैक सॉइल आपको समझ में आया होगा। थर्ड कौन सी सॉइल है हमारी? थर्ड है हमारी रेड एंड येलो सॉइल, यानी कि लाल और पीली सॉइल। देखिए, These soils develop a reddish color due to the diffusion of iron in crystalline, याद रखना है बेटा। ये रेडिश कलर कब डेवलप करती है? रेडिश कलर क्यों डेवलप करती है? ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहां से सवाल बनता है बेटा, ये सॉइल जो है रेडिश कलर कब डेवलप करेगी? ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, और इट लुक्स येलो when it occurs in a hydrated form। और ये येलो कब दिखती है? जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है। रेड और येलो सॉइल कुछ इस तरीके से बनती है। सिंपल सी चीजें हैं। आयरन इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। ग्राउंडनट्स, मिलेट्स की खेती इसके अंदर करी जाती है। आपको मिलेगी दक्कन प्लेट्यू में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मिडल गंगा प्लेन, द पेडमोन जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स में आपको देखने को मिलेगी। और कुछ इस तरह की सॉइल होती है, रेड और येलो सॉइल। रेड और येलो दोनों देखने को मिलेगा। ये कुछ रीजंस हैं जहां आपको ये सॉइल्स देखने को मिल सकती है। सिंपल सिंपल से फैक्ट्स हैं, आप लोगों को याद है चीजें। अब कौन सी सॉइल है? अब है हमारी लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल, लेटराइट वर्ड कहां से निकाला गया बेटा? लैटिन वर्ड है लेटर, जिसका मतलब होता है ब्रिक। लेटराइट सॉइल की उत्पत्ति कहां से हुई है? एक लैटिन वर्ड है लेटर, जिसका मतलब होता है ब्रिक। इट डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। ये बात ध्यान रखनी है। लेटराइट सॉइल आपको कहां पे देखने को मिलेगी? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, जो कि ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन में आती रहती है। This soil is made of extremely fine and clay material, और this soil is result of intense leaching due to heavy rain। ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ से सवाल बनता है कि laterite soil is a result of intense leaching due to heavy rain। न्यूट्रिएंट्स क्या मिलते हैं बेटा इसमें? आयरन, एल्यूमिनियम खूब देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, टी, कॉफी, रबर, कैश्यू नट। और टी कॉफी सुनते हैं कहाँ पे चले जाओ? नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में चले जाओ या साउथ वाले रीजन में चले जाओ टी कॉफी में। तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम रीजन्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी आपको इन चीज़ों का प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। तो टी, कॉफी, रबर का कल्टीवेशन आपको लेटराइट सॉइल में देखने को मिलेगा। और कुछ इस तरह के लेटराइट सॉइल आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सॉइल कौन सी है हमारी? नेक्स्ट सॉइल है हमारी एरिड सॉइल। एरिड सॉइल क्या है बेटा? रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। रेड टू ब्राउन इन कलर, जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर। ठीक है, इसका टेक्सचर कैसा होता है? सैंडी टेक्सचर होता है और सेलाइन नेचर की ये रेत होती है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, एवापोरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। यहां से सवाल बन जाता है बेटा, ये ध्यान रखना है। ड्राई क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर की वजह से इसका एवापोरेशन बहुत तेजी से होता है और इसके अंदर ह्यूमस और मॉइस्चर की कमी हमें देखने को मिलती है। न्यूट्रिएंट्स कौन से पाए जाते हैं? सिंपल सा लॉजिक है, फॉस्फोरस, मिलेट्स, मस्टर्ड की खेती आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। वेस्टर्न राजस्थान, आपके जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर वाला एरिया, नॉर्थ गुजरात और साउथ पंजाब में इसकी खेती देखने को मिलती है। और इमेज इसकी कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। वो कौन सी सॉइल है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो ये हमने बात करी एरिड सॉइल के बारे में। आई होप आपको एरिड सॉइल के बारे में सारी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सी सॉइल है हमारे पास। आगे हम बात करेंगे फॉरेस्ट सॉइल के बारे में। जाहिर सी बात है, नाम है फॉरेस्ट सॉइल, यानी कि फॉरेस्ट रीजन्स में ही देखने को मिलेगी। तो फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन एंड फॉरेस्ट आर अवेलेबल। वही जहां पे ज्यादा बारिश होगी वहीं पर ही फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, और हिली और माउंटेनियस एरियाज में। दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन्ड इन अपर स्लोप्स। सिंपल है, फॉसिल्स न्यूट्रिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे। एप्पल जैसे कश्मीरी सेब हम बोलते हैं, पोटैटो, पियर की यहाँ पे खेती को देखने को मिलेगी। रीजन्स कौन से होंगे? वही नॉर्दर्न इंडिया वाले हमारे, हिमालय फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ। और कुछ इस तरह की इमेज हमें फॉरेस्ट सॉइल के अंदर देखने को मिलती है।
आई होप आपको ये 6 टाइप्स की जो हमने सॉइल पढ़ी, एलुविले हो गया, लेटराइट हो गया, एरिड हो गया, ब्लैक हो गया, रेड येलो सॉइल हो गया, और हमने फॉरेस्ट सॉइल के बारे में पढ़ा। आई होप आपको 6 की 6 सॉइल पूरी तरीके से समझ में आई होगी। अब हम देखना है हमें चैप्टर का लास्ट टॉपिक, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कल्टीवेशन। देखिए सॉइल इरोजन क्या होता है। देखिए द डेनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। यानी कि जब सॉइल की अपर लेयर को हवा या पानी बहा के ले जाते हैं, मिट्टी को काट के ले जाते हैं, उस प्रोसेस को हम सॉइल इरोजन कहते हैं, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है बच्चों, खत्म होती है। ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इरोजन, जो सॉइल का फॉर्मेशन और जो इरोजन का प्रोसेस होता है ना बेटा, गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन टू। साथ साथ चलते हैं, उन दोनों के बीच में बैलेंस बना हुआ होता है, लेकिन कभी कभार ये बैलेंस क्या होता है, डिस्टर्ब होता है ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। देखिए ह्यूमन बीइंग हर जगह आ जाता है, हर जगह ये नुकसान पहुंचाने आ जाता है। क्या क्या एक्टिविटीज है जिससे ये बैलेंस बिगड़ जाता है इरोजन का और फॉर्मेशन का? ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। वाइल नेचुरल फोर्सेस क्या क्या होते हैं जो इस बैलेंस को बिगाड़ते हैं? ये तो ह्यूमन फोर्सेस हैं। नेचुरल फोर्सेस है विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड्स टू सॉइल इरोजन। यानी कि मिट्टी का कटाव होना ही सॉइल इरोजन कहलाता है। जब विंड या पानी अपने साथ मिट्टी के ऊपर जो फर्टाइल लेयर होती है उसको अपने साथ बहा के ले जाता है उड़ा के ले जाता है, उससे हम क्या कहते हैं बेटा? सॉइल इरोजन कहते हैं। गलीज यहां से याद रखना बेटा, यहां से 1 मार्क्स में सवाल बन जाता है, व्हाट इज गलीज? द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स। देखिए ऐसे रनिंग वाटर जो है बीच में डीप चैनल बना देता है, अपने साथ पानी को बहा के, मिट्टी को बहा के ले जाता है, उससे हम क्या कहते हैं बेटा? गलीज कहते हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। बैडलैंड क्या होती है बेटा? द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन इज नोन एज बैडलैंड। यानी कि एक ऐसी जमीन जिसे कल्टीवेशन के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया है, वो बैडलैंड कहलाती है। चंबल बेसिन में आपको देखने को मिल जाएगी, और चंबल बेसिन में इन बैडलैंड्स को क्या कहा जाता है? रेवाइंस कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इतनी बार स्टार लगा दिया है कि चंबल बेसिन में जो बैडलैंड्स है क्या कहा जाता है? रेवाइंस कहा जाता है। शीट इरोजन क्या होता है? देखिए सिंपल चीजें हैं, याद करते चलिएगा। समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप। इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, दिस इज नोन एज शीट इरोजन। विंड इरोजन आपको पता ही है, जब विंड अपने साथ रेत को ऊपर जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, उनको अपने साथ भाग के ले जाती है, उसे विंड इरोजन कहा जाता है। एंड सॉइल इरोजन इज आल्सो कॉज्ड ड्यू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। और फार्मिंग के अंदर जो डिफेक्टिव मेथड्स यूज किए जाते हैं, जो हैवी फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स वगैरह का यूज किया जाता है, उनकी वजह से भी हमें सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल इरोजन देखने को मिल जाता है। प्लगिंग जो गलत तरीके से करी जाती है, जैसे अप एंड डाउन द स्लोप फॉर्म चैनल्स फॉर द क्विक फ्लो वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन। जो प्लगिंग करी जा रही है, गलत तरीके से करी जा रही है, उस वजह से भी सॉइल इरोजन या सॉइल का या मिट्टी का कटाव हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशंस क्या क्या है? कंटूर प्लगिंग करी जाए, काउंटूर है ना, काउंटूर प्लगिंग करी जाए। प्लगिंग अलोंग द काउंटूर लाइंस कैन डिसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप, दिस इज कॉल्ड काउंटूर प्लगिंग। कुछ इस तरीके से काउंटूर प्लगिंग देखी जा सकती है, जिससे सॉइल इरोजन कम होता है बच्चों। टेरेस कल्टीवेशन किया जा सकता है ना, टेरेस लेवल पे किया जा सकता है कुछ इस तरीके से, ये देखिए है ना, ताकि सॉइल का इरोजन कम हो सके। देखिए टेरेस कल्टीवेशन क्या है? स्टेप्स कैन बी कट ऑफ ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस। टेरेस कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्ट इरोजन। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या करता है? सॉइल इरोजन को कटने से बचाता है। स्ट्रिप कॉपिंग आप कर सकते हो, ठीक है, स्ट्रिप्स में काट काट के आप कर सकते हो, या शेल्टर बेल्ट भी आप बना सकते हो। शेल्टर बेल्ट भी क्या एक अच्छा ऑप्शन होता है। शेल्टर बेल्ट क्या होता है? अपने फार्म के आसपास बड़े बड़े पेड़ पौधे उगा देना, ताकि जब हवा तेजी से आएगी तो वो उनके बहाव से रुक जाएगी, और विंड जो होती है वो सॉइल को साथ में बहा के नहीं लेके जा पाती है। जैसे इस तरह से शेल्टर बेल्ट जब आप बना देते हो, तो जब हवा तेजी से आएगी तो उस हवा के प्रवाह को, उस हवा की स्पीड को, ये जो पेड़ शेल्टर बेल्ट लगी हुई है, ये शेल्टर बेल्ट उसे क्या कर देती है? कम कर देती है, और वो मिट्टी को बहा के नहीं लेके जाती है, जिससे सॉइल इरोजन रुक जाता है। These shelter beds have contributed significantly to the stabilization of sand dunes and establishing the desert in western India. अच्छा, थैंक यू। आई होप ये सारी की सारी चीजें कंप्लीट हुई, जिसमें कि हमने देखा कि टाइप्स ऑफ सॉइल क्या होता है, सॉइल का कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है। सॉइल का कंजर्वेशन हम कंटूर प्लगिंग से कर सकते हैं, टेरेस फार्मिंग से कर सकते हैं, शेल्टर बेल्ट से कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताई। शेल्टर बेल्ट जिसमें बड़े बड़े पेड़ अपने फॉर्म के पास उगा लिए जाते हैं, ग्रो कर लिए जाते हैं, ताकि विंड जब तेजी से स्पीड से आएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी और वो अपने साथ रेत को उड़ा के नहीं लेके जाएगी, जिससे सॉइल इरोजन से बचा जा सकता है। टेरेस फार्मिंग से बचा जा सकता है, कंटूर प्लगिंग से बचा जा सकता है सॉइल इरोजन से, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे और वो अच्छी तरीके से एक फार्मर को बेनिफिट पहुंचा पाए। तो यहां हमने वन शॉट में जानने की कोशिश करी कि रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट क्या होते हैं, जिसमें हमने 3 टॉपिक पढ़े। रिसोर्सेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस क्या होते हैं, डेवलपमेंट एंड प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेस हमने जानी, और लैंड और सॉइल रिसोर्सेस के बारे में हमने यहाँ पे जानने की कोशिश करी। आई होप आपको सारा का सारा लेक्चर समझ में आया होगा।
वीडियो कैसा लगा आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, अच्छे अच्छे कमेंट करके बताना है वीडियो कैसे करना है, मतलब वीडियो कैसा लगा आपको। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। बहुत ही जल्दी आपके बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं। एसएसटी का एग्जाम है आपका 7 मार्च को, तो आपको उसकी तैयारी करनी है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मोशन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस आपके लिए हर सब्जेक्ट में आती रहेगी यूट्यूब फास्ट ट्रैक सीरीज पर। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो वापस से आपसे मिलूंगा जल्दी ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।